एपिसोड 1 से लेकर 50 तक। पार्ट 1। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यह स्टोरी मैं अपनी खुद की मेहनत से बनाती हूँ, जिसे बनाने के लिए मुझे सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में स्टोरी अपलोड कर पाती हूँ। अब सोचिए, इतनी मेहनत से बनाती हूँ, इसे आप लोग यूं ही आराम से लेकर अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसलिए मैं आप लोगों से पहले ही बता दे रही हूँ कि मेरी स्टोरी को आप अपने किसी भी चैनल पर अपलोड ना करें। फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए लीगल एक्शन लूंगी। धन्यवाद। रात का अंधेरा, घनघोर बारिश हो रही थी, जहां सारा शहर सो रहा था। इस तूफानी रात में वहीं एक 19-20 साल की लड़की बेतहाशा सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। वह दौड़ते दौड़ते अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रही थी। उसके सारे जिस्म पर कट के निशान लगे हुए थे। जोर जोर से बारिश हो रही थी। बहुत तेजी से बिजलियां कड़क रही थी। उसके गहरे जख्म से खून रिसकर पानी के साथ बह रहा था। जैसे जैसे बारिश की तेज धार उसके जख्मों पर पड़ती, उसके शरीर पर दर्द की एक जोरदार लहर उठती, पर वह अब भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तभी अचानक से वहां किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है, और इतने में ही उस लड़की के पैर पे एक तेज धारदार खंजर जाकर लगता है, जिससे उस लड़की की तेज चीख उस पूरे जंगल में फैल जाती है। इसके बावजूद भी वह लड़की रुकती नहीं है, और वह पास के ही पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। इस समय उसके अंदर खुद को बचाने की, जिंदा रखने की जद्दोजहद चल रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उस लड़की को जोरदार लात मारता है, और वह सीधा जाकर एक चट्टान से टकराती है, जिससे उसका सर तुरंत ही फट जाता है, और उसमें से तेज धार से खून बहने लगता है। वह लड़की बेसुध सी होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। वह लड़की, जिसकी आंखें अब तक बंद थी, उसने अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी पलकों को हिलाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखें जो अंधेरे से भी ज्यादा गहरी थी। उसने पलकें उठा अपने सामने देखा, जहां एक खूबसूरत सी लड़की, जिसने अपने पैरों में हाई हील्स, ब्लैक टी शर्ट और मुंह पर ढेर सारा मेकअप किए वो स्टाइल के साथ वहां आकर खड़ी हो जाती है। उस लड़की को देखते ही उस नीचे गिरी लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं उस लड़की के होठों पर छाई सार्कास्टिक स्माइल, जो कि अपने सामने नीचे गिरी लड़की का मजाक उड़ा रही थी, उसे बहुत ही बुरी तरह से घूर रही थी। वहीं उस लड़की को देखकर वह नीचे गिरी लड़की के चेहरे पर दर्द नजर आने लगता है। वह दर्द शायद उसके जख्मों का नहीं था, बल्कि उसके दिल का था, क्योंकि यह और कोई नहीं बल्कि उसकी सामने खड़ी सौतेली बहन थी। सौतेली नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यह उसके माँ बाप की अडॉप्टेड बेटी थी, जिसे वह लोग अडॉप्ट कर अपने घर लाए थे। लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। वह चुपचाप सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। बेशक उसके होठ, उसकी जुबान कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसकी आंखें चीख चीख कर अपने सामने खड़ी लड़की के शव से सवाल कर रही थी। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? वह अपने सामने खड़ी उस लड़की, जो कि उसकी बहन थी और उम्र में उससे बड़ी थी, उससे अपनी टूटी फूटी आवाज में बोलती है, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो आपको अपना सब कुछ दे दिया। आपको अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया। आपको मैंने अपना सब कुछ माना, और आपने बदले में मेरी मौत की सजा लिख दी। आपने मेरे प्यार और भरोसे को अपने धोखे से तोड़ दिया। उसकी आंखों में इस समय आंसू भरे हुए थे, और वह बहुत मुश्किल से अपने टूटे फूटे शब्दों में अपने सामने उस खड़ी लड़की को बोल रही थी। लेकिन वह लड़की बहुत ही घटिया थी। वह उसे जोरदार लात मारती है, और कहती है कि क्यों ना करूं मैं तुमसे तुम्हारे साथ ऐसा? तुम जब से लौटकर आई हो तब से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम मेरी धन दौलत में मेरा हिस्सा बांट लो। आखिर में मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ तुम्हारी जगह लेकर, और अब अचानक से तुम आकर मेरी जगह लेना चाहोगी तो मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दूं? वह सामने जमीन पर पड़ी लड़की बड़ी मासूमियत से कहती है, मैंने आपका क्या लिया? मैंने तो आपको कभी भी गैर भी नहीं माना। मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन माना। यहाँ तक कि मैंने हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश की है। वहीं आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी,
पापा, भाई सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया। और अब आप मुझे कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? उसके सामने खड़ी वह लड़की, उसी की हम उम्र थी, बस उससे थोड़ी बड़ी थी। वह उसका भी रंग गोरा था, नाक नक्श कुछ खास नहीं थे, लेकिन फिर भी वह थोड़ी सुंदर लगती थी। लेकिन उसके सामने जमीन पर पड़ी वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसे सबसे ज्यादा उसकी खूबसूरती से नफरत होती थी। वह तेजी से चिल्लाते हुए बोली, चाहत चाहत जो कि जमीन पर गिरी लड़की है उसका नाम है। चाहत 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 हाँ, इतना बोलकर वह जोर से हंसने लगी। वहीं उसकी इतनी खतरनाक हंसी सुनकर चाहत की बंद होती आंखें धीरे धीरे फिर से फड़फड़ाकर खोलने लगी। वहीं सामने खड़ी लड़की का नाम साइना था। वह हंसते हुए बोली कि बस इतने दर्द से ही तुम इतना जोर जोर से रो रही हो। तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन अभी मैं जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर तो तुम्हारी सांसें ही थम जाएगी। उसकी यह बात सुनकर अब चाहत को डर लगने लगा। अब क्या बाकी था, और अब ये क्या बताने वाली है? यही सोचकर चाहत का दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं वह हंसते हुए जोर से बोलती है, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पागल दीवाना आदित्य ठाकुर, जिसे मैंने अपने हाथों से मार डाला। क्या तुम उसके बारे में नहीं जानना चाहोगी? तभी चाहत की आंखों के सामने आदित्य का खूबसूरत सा चेहरा घूमने लगता है। आदित्य जो कि चाहत से बेपनाह प्यार करता था, पर चाहत अपने इस धोखेबाज बहन के भड़कावे में आकर उससे नफरत करती थी। लेकिन अपने जिंदगी के अंत तक वह चाहत को बचाते बचाते खुद ही मर गया। वहीं उसके मुंह से आदित्य का नाम सुनकर चाहत की तो साक्ष सेन सच में थम गई थी। ऐसा लगा कि अब उसकी जान ही निकल जाएगी। वह रोते हुए उसे बोलने लगी, साइना, तुमने क्या किया आदित्य के साथ? उसका क्या कसूर था? तुम लोगों ने जो जो कहा मैंने वह सब किया, पर उसका क्या कसूर था? तुमने उसे क्यों मारा? इतना कहकर उसके आंखों से तेजी से आंसू बहने लगते हैं। तभी साइना जोर से हंसते हुए बोलती है, हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है ना, यही तकलीफ मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वह चाहत का बाल पकड़कर जोर से उसी पत्थर पर दे मारती है, जिससे फिर से उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और उसका शरीर दर्द से करा उठता है। अब उसके माथे से तेजी से खून निकल रहा था, क्योंकि उसका माथा भी अब बुरी तरह से फट चुका था। इतने पर भी वह नहीं रुकती है। वहीं चाहत अपना सर पकड़कर रोने लगती है। उसके पूरे शरीर और हाथों में खून की धार बह रही थी। वह जिस हाथ से अपना सर पकड़ा था, वह पूरा खून से रंग चुका था। साइना की नफरत भरी नजरों से चाहत खुद को नहीं बचा पा रही थी। वहीं साइना नफरत से उसे देखते हुए चिल्लाकर बोली, तुम्हारी वजह से मुझे आदित्य को मारना पड़ा, क्योंकि वह कभी मुझसे प्यार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह तो तुम्हारे पीछे पागल था। उस दो कौड़ी के आदमी को भगवान ने शक्ल सूरत क्या दे दी। वह तो अपनी औकात ही भूल गया, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे धोखे से मरवा दिया। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। वहीं चाहत की हल्की सी आंखें खुली थी। वह धुंधली नजरों से साइना को देखते हुए कहा, साइना दी, बस एक बात मुझे बता दीजिए। इतनी नफरत करने के पीछे आखिर में आपका मकसद क्या है? जबकि आपके पास तो सब कुछ है। मेरी सारी प्रॉपर्टी है, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई हैं, फिर भी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? और आपको मुझे मारकर क्या मिलेगा? इतना बोलते बोलते चाहत की आवाजें कांप रही थी, और दर्द से उसकी आंखें बंद हो रही थी। चाहत के लिए मुश्किल हो रहा था एक एक पल खुद को जिंदा रखना। लेकिन वह जानना चाहती थी कि आखिर में वह क्यों उसे मार रही है। तभी बारिश और तेज हो जाती है। बादल की गड़गड़ाहट और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो चाहत के दर्द में वह भी उसके साथ रो रही थी। तूफान बहुत ज्यादा तेज हो चुका था। वहीं चाहत धीरे धीरे करके अपनी होश खो रही थी। तभी साइना अपने बॉडीगार्ड को कहती है कि जिसे उठाकर ले जाओ और मार डालो। उसकी बात को सुनकर वह गार्ड कहते हैं कि मैडम, अगर आप कहें तो हम थोड़ा सा मजा ले लें। वैसे भी यह कितनी देर जिंदा रहने वाली है। ये सुनकर तो साइना के होठों पर एक बहुत ही किलिंग स्माइल आ जाती है, और वह खुश होते हुए कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं।
आप लोग इसका मजा ले सकते हैं। आखिर में यह ऐसे कैसे जा सकती है? इतनी पाक बनकर थोड़ा सा इसे ये भी तो पता चले कि ये दर्द कैसा होता है। इतना कहकर वह उसे बहुत ही नफरत के साथ देखने लगती है। वहीं अपना होश खोती चाहत जब ये सुनती है तो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। वह बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहती है कि साइना दीदी, आप मुझे मार डालें, पर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें। कम से कम मरते मरते मेरी आत्मा को तो छल्ली ना करें। लेकिन साइना उसकी एक बात नहीं सुनती और वह जोर जोर से किसी साइको की तरह हंसने लगती है और कहती है कि मुझे मजा आएगा जब तुम्हारा आत्मा छल्ली होगा। ये कहकर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं उसके बॉडीगार्ड उसके पास जाने लगते हैं और ये देखकर वह हिल नहीं पा रही थी। उसे इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था कि वह क्या करें। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लोग बेशर्म की तरह उसकी ओर बढ़े जा रहे जो देखकर चाहत की आंखें अपने आप आंसुओं से भर गई। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूरी हिम्मत लगाकर अपने पैर में घुसे उस खंजर को खींचा जिससे उसकी एक जोरदार चीख निकल गई क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं जैसे ही उसकी आवाज वह लोग सुनते हैं तो उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह सोचते हैं कि यह लड़की उन्हें मारने के लिए खंजर निकाल रही है। इतना कहकर साइना के बॉडीगार्ड जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि खुद तो मौत की कगार पर है, तू हमें क्या मारेगी। लेकिन तभी साइना देखते ही देखते दूसरे पल में अपनी गर्दन को काट लेती है। एक चीख के साथ उसकी सांसें रुक जाती है, जिसे देखकर अब वह सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि साइना कुछ ऐसा करने वाली है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि चाहत कुछ ऐसा करने वाली है। अब सब लोग उसकी ओर देख रहे थे। वहीं साइना हंसते हुए बोलती है कि ओ, बिना इस हुस्न का मजा दिए ही यह मर गई। कितनी बुरी बात है। अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारी जवानी तो तड़पती ही रह गई। इतना कहकर वह उन लोगों के ऊपर पैसों की गड्डी उछाल देती है और कहती है ठीक है, जाओ, तुमने मेरा बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए अपने जवानी का मजा ले लो। और इतना कहकर वह जोर से चाहत के डेड बॉडी को लात मारती है, जो सीधा जाकर खाई में गिर जाती है और वह उस ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वहां से चली जाती है। वहीं चाहत के अंदर अभी भी जान बाकी थी। वह जैसे जैसे खाई से नीचे गिर रही थी, अपने मन में सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बुरी सजा दी थी। मैंने आपसे कुछ भी तो नहीं मांगा था, ना धन दौलत मांगा था, ना कुछ और मांगा था। मैंने तो बस एक परिवार मांगा था और उनका प्यार मांगा था। पर बदले में आपने मुझे क्या दे दिया। अगर मुझे कभी दूसरा मौका मिला तो कसम खाती हूँ मैं महादेव आपकी, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया है। इन लोगों ने मेरे अपनेपन का फायदा उठाया, मेरे प्यार का फायदा उठाया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इनके नाम कर दी। इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसके बाद मुझे मौत के घाट उतार दिया। मैं नफरत करती हूँ अपने भाइयों से। मैं नफरत करती हूँ अपने उन माँ बाप से जिसने एक अडॉप्टेड बेटी के लिए अपनी बायोलॉजिकल बेटी की जान भी ले ली। मुझे नफरत है। अगर भगवान आप सच में है तो मुझे अगली जिंदगी में ऐसे दर्द भरे। अगर भोलेनाथ आप सच में इस दुनिया है, भगवान अगर आप सच में है तो कभी इस दुनिया में मुझे वापस मत भेजना। मैं ऐसी गंदी दुनिया में नहीं आना चाहती हूँ। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर एक धड़ाम के साथ उसका शरीर नीचे जा पत्थर पर टकराता है और उसके शरीर से खून का फवारा दूर दूर तक छिटक जाता है, क्योंकि इस समय उतनी ऊंचाई से गिरने पर उसका शरीर पूरी तरह से फट चुका था। तभी अचानक से वह चीख कर अपने बिस्तर पर उठती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वह जोर जोर से कांप रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वह चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी। वह बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा हो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ अभी भी उसके आंखों के सामने चल रहा था। वह इतने ज्यादा दर्द में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें।
वह तुरंत ही अपने बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। वहीं तुरंत, लेकिन जैसे ही वह खड़ी होती है, तुरंत ही जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि इस वक्त वह बहुत ज्यादा कमजोर थी। उसका एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वह पिछले 1 महीने से कोमा में थी। तभी उस रूम के अंदर जल्दी से एक बूढ़ी महिला आती है जिसका नाम मीना था। वह जैसे ही चाहत को देखती है कि वह जमीन पर गिरी है, तो वह घबरा जाती है और सोचती है कि जब चाहत हिल-डुल ही नहीं सकती तो कैसे ऐसे जमीन पर गिर गई। वहीं किसी के कदमों की आहट सुनकर जब चाहत अपना सर ऊपर उठाकर देखती है, तो उसके सामने एक बुजुर्ग महिला थी। वह उन्हें देखकर पहचान जाती है और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है कि मीना ताए, आप यहाँ। फिर वह खुद को देखती है, अपने शरीर को देखती है। वह अपने शरीर को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। उसका तो होश ही उड़ जाते हैं। जब वह खुद को एकदम सही पाती है, उसका शरीर तो पूरी तरह जख्मों से भरा था, लहूलुहान था। फिर ऐसा कैसे हो गया? ना तो उसके पैरों पर कट के निशान थे, ना तो उसके हाथों में, ना तो कहीं से खून आ रहा था और ना ही उसका सर फटा हुआ था। वह अपने पूरे जिस्म को छू छू कर देख रही थी। वहीं मीना ताई उसकी ऐसी हरकतें देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में चाहत को क्या हुआ है। वह तुरंत उसके पास दौड़कर जाती है और कहती है, चाहत बेटा, आपको क्या हो गया है? आप क्यों ऐसा बिहेव कर रही हैं? क्या हुआ? आपने क्या कोई बुरा सपना देखा? उसकी बात को सुनकर चाहत कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कोई बुरा नहीं सपना नहीं देखा है। वह इस समय मीना ताई को कुछ नहीं बताना चाहती थी। तभी वह कहती है कि ताई, आज कौन सा दिन है? वहीं मीना सोचती है कि शायद इतने दिनों से बी कोमा में रहने की वजह से उसे कुछ अजीब फील हो रहा होगा। इसलिए वह बता देती है कि आज 21 तारीख है, तो वह पूछती है कि कौन सा साल चल रहा है। फिर मीना ताई उसे बताती है कि अभी 2023 चल रहा है। इतना सुनकर तो चाहत के होश ही उड़ जाते हैं। मतलब वह 2 साल पीछे आ चुकी है। वह 2 साल पीछे आ चुकी है। यही सोच सच कर उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। यानी जब वह मरी थी तब 2025 चल रहा था। वह अक्टूबर का महीना था। लेकिन अभी 2023 चल रहा है। यही सोचकर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वह समझ चुकी थी कि वह फिर से इस दुनिया में आ गई है। उसका रिबर्थ हुआ है, क्योंकि उसने बहुत बार ऐसी स्टोरी सुनी थी कि लोगों का रिबर्थ होता है, लेकिन उसके साथ भी ऐसा होगा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब उसने खुद को इतना मजबूत बनाना था कि वह अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सके। उसकी आंखों में इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जुनून दिख रहा था। गुस्सा इस बात का था कि उसके अपनों ने उसे धोखा दिया, और जुनून इस बात का था कि वह सब कुछ इस बार बर्बाद कर देगी। सबको मिटा देगी जिसने जिसने उसके साथ यह गंदा खेल खेला था। यही सब सोचकर उसकी आंखें इस समय ज्वालामुखी की तरह बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ देर वह अपनी आंखों को ऐसे ही खोले रखेगी तो उसके अंदर धकती हुई ज्वाला सब कुछ जलाकर राख कर देगी। वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपने मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगती है और कहती है कि भगवान, आपने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैं उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इस बार मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, जिसने मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया था, जिसने मुझे मरने को मजबूर किया था, जिसने मेरी रूह, मेरी आत्मा तक को मार डाला था। मैं उन सब से गिन गिन कर बदला लूंगी। इतना कहकर वह तुरंत उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वह अपने सामने आईने में देखती है, तो उसके होठों पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिल्कुल अपने पिछले जन्म के रूप में आ चुकी थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके सामने इंद्रलोक की अप्सराएं भी फेल हो जाए। उसकी खूबसूरती 4 चांद लगाने लायक थी। उसकी नीली आंखें, जो कि समुद्र से भी ज्यादा गहरी थी, जिसे देख ले कोई तो उसमें बिना डूबे वह रह नहीं सकता था। वहीं उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की तरह थे, जो कि किसी ताजे खिले गुलाब की तरह लगते थे। वहीं उसका पूरा चेहरा दूध के समान, वहीं उसका पूरा शरीर दूध के समान गोरा था।
उसका पूरा चेहरा किसी बारबी डॉल की तरह था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बस उस किसी की एक नज़र अगर उस पर पड़ जाए तो उसकी सांसें वहीं थम जाए उसकी खूबसूरती देखकर। उसके होठों पर इस वक्त बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह अपना चेहरा छूकर देखती है और फिर मन ही मन कहती है कि बहुत हो गया छुपा छुपी का खेल। अब सब कुछ सामने सामने से होगा। वह बाथरूम में ही एक खतरनाक सीटी बजाने लगती है, जिसकी धुन रूह को कँपाने वाली थी, और फिर वह थोड़ी देर में अपना चेहरा साफ कर बाहर आती है और फिर मीना ताई की तरफ देखते हुए पूछती है कि ताई मैं कितने दिनों से यहाँ बिस्तर पर पड़ी हूँ। तो ताई उसे बताती है कि बेटा तुम्हें यहाँ पड़े 1 महीना हो गया है। तुम हॉस्पिटल में थी पर वहाँ कोई तुम्हारे देखरेख के लिए नहीं था। इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ घर ले आई। उसकी बातों को सुनकर वह पूरा समझ चुकी थी कि उसे देखने कोई आता भी नहीं होगा। फिर भी वह एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए मीना ताई से कहती है कि क्या मीना ताई मुझे देखने कभी कोई नहीं आया। उसकी बातों को सुनकर मीना ताई अपना सर झुका लेती है, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटी सी बच्ची को ये पता चलेगा कि उसके माँ बाप और उसके भाई बहन कभी भी उसे देखने नहीं आए तो उसका दिल टूट जाएगा। वहीं चाहत उन्हें देखकर कहती है कि मीना ताई आप सब कुछ सही सही बताए। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा क्योंकि इसकी तो मैं आदी हूँ। आपको भी तो पता है कि उन लोगों का व्यवहार मेरे साथ कैसा था। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि उनके दिल में अब मेरे लिए कुछ बचा है कि नहीं। उसकी बातों को सुनकर मीना ताई के आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है कि नहीं बेटा, आपको देखने कभी कोई नहीं आया सिवाय आपके दादा दादाजी के। छोड़कर उनकी बातों को सुनकर अब चाहत को समझ आ जाता है कि यह लोग कितने घटिया है। इस बार वह सबसे बदला लेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। उसके दिल में बस बदला था, बस बदला, नफरत थी। अब तो प्यार के लिए कहीं जगह ही नहीं थी। वहीं जैसे ही चाहत वॉशरूम में गई थी तभी मीना ताई ने दादाजी को फोन कर दिया था कि चाहत बेटा को होश आ गया है, क्योंकि उसके दादा उसकी बहुत परवाह करते थे। वह रोज चाहत को देखने आते थे, इस उम्मीद से कि शायद चाहत अब होश में आ जाए। लेकिन जैसे ही सुनते हैं दादाजी की चाहत को होश आ गया, उनके तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उन्हें इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि उनके मुंह से जबान ही नहीं निकल रही थी। वहीं मीना ताई हेलो हेलो ही बोले जा रही थी। वहीं वह सीधा खून छोड़कर भागते हुए चाहत से मिलने के लिए आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह चाहत के कमरे में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह अंदर एंटर करते हैं तो चाहत उन्हें अपनी नजरें उठाकर देखने लगती है। सामने एक वाइट कोट पट पहने हुए आदमी खड़ा था। उसके गले में एक स्कार्फ बंधा हुआ था। उनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। वे चाहत के पास आए और उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, बच्चा अब आप कैसे हो? क्या आपको कहीं पेन फील हो रहा है? सर में या पैरों में या कहीं कोई जगह तकलीफ हो रही है? क्योंकि आपके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा हो। ये बोलते हुए वह बहुत ही प्यार से चाहत के सर पे हाथ फेर रहे थे। तभी चाहत कुछ बोलने वाली थी। वह दादाजी के प्यार को देखकर खुद को नहीं रोक पाती और उसके आंखों से आंसू के 2 बूंद गिर जाते हैं। अभी वह कुछ बोलती कि तभी दरवाजे पर उसकी नजर जाती है, जहां पर पूरी कपूर फैमिली खड़ी हुई थी। दादाजी हिम चाहत की तरफ देख रहे थे। इस समय चाहत की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वह सिर्फ दरवाजे पर खड़े उन लोगों को देख रही थी जिनके दोगले चेहरे थे, जो 2 मुखी सांप से भी ज्यादा भयानक थे। कहने के लिए यह उसका परिवार था, लेकिन असलियत कुछ और थी। वहीं चाहत देखती है कि उसका पिता बोरियत से अपना फोन स्क्रॉल कर रहा है, जैसे लग रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ी। वहीं उसकी माँ, जो कि अपने चेहरे पर ऐसा भाव रखे हुई थी, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई बुरी चीज देख ली हो। वह लोग तो दादाजी का पीछा करते करते आए थे, क्योंकि उन लोगों ने दादाजी को इतनी तेज भागते हुए देखा था। वह सोचे कि ऐसा क्या हो गया जो दादाजी इतनी तेज जा रहे हैं। यही सोचकर वह सब यहाँ आए थे, वरना आज तक इस विला में बने इस कमरे तक कोई नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा इस विला के अंदर मौजूद ही नहीं है।
और वहीं उसके दोनों भाई, उन्हें तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यहाँ जबरदस्ती घसीट कर लाया हो। वह तो चाहत के चेहरे को देखते ही ऐसे मुंह फेर लिए थे कि जैसे मानो उसके सामने कोई गंदी चीज बैठी हो। वहीं उसका बड़ा भाई सात्विक कपूर, जो कि अपने हाथों में फोन लिए हुए बस उसे ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे मानो यहाँ आकर उससे कितनी बड़ी गलती हो गई हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बस ऑफिस के लिए निकलने वाला था, लेकिन यहाँ आने की वजह से उसका टाइम बर्बाद हो गया। फिर तभी वहां पर सात्विक की आवाज आती है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा। तभी वहां पर चाहत की एक मीठी सी आवाज सबके कानों में सुनाई देती है, दादाजी आप मुझसे मिलने आए ये तो समझ आ रहा है, पर सामने खड़े ये लोग कौन है जो मुझसे मिलने आए हैं? मैं इन्हें देखकर क्यों नहीं पहचान रही हूँ? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सात्विक की मुट्ठियां भी जाती है। उसे इस समय चाहत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं उसका छोटा भाई, जो कि सात्विक के बाद वाला था, जिसका नाम ऋतिक था, वह भी चाहत को घूरने लगता है। वहीं चाहत की बातों को सुनकर सबने चाहत की ओर ऐसे देखा मानो जैसे वह लोग कोई अजूबा देख रहे हो। उन सब की नजरें चाहत के ऊपर थम गई। वहीं उसकी माँ और उसके पिताजी, जो कि चाहत को देख रहे थे, उससे चाहत की ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं हुई। वही चाहत बिना इमोशन लिए उन लोगों को देख रही थी, और तभी वह अपने बेड से नीचे उतर जाती है। वह इतनी तेज नीचे उतरी थी कि वह 2 कदम लड़खड़ा गई। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा ठीक से संभल कर। उसके मुंह से बेटा शब्द सुनकर चाहत की नजरों में नफरत झलकने लगता है। वह गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भी लेती है। चाहत, जो कि 1 महीने से कोमा में थी, बिना कुछ खाए पिए उसका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन चाहत ने तुरंत ही वाल का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया। इधर सब लोग हैरानी से चाहत को देख रहे थे, क्योंकि आज पहली बार चाहत को उन सब से इस तरह बात कर रही थी। आज उसके बात करने का लहजा बिल्कुल अलग था। वहीं चाहत के दादाजी चुपचाप खड़े चाहत की आंखों में देख रहे थे। आज उन्हें चाहत की आंखों में अलग सी नफरत नजर आ रही थी, वो नफरत जो उन्होंने पिछले कई सालों में नहीं देखी थी। वहीं चाहत अपने दादाजी के पास आई और उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, दादू आप मुझे पिछले 5 सालों से अनाथालय से उठाकर यहाँ ले आए थे। आपको पता है उस वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश थी और खुद को इस दुनिया का सबसे लकी इंसान समझ रही थी, जो कि अनाथालय में रहते हुए आज उसे अपने बायोलॉजिकल माता पिता के बारे में पता चला था। बहुत से बच्चे उस अनाथालय में ऐसे थे जिन्हें उनकी फैमिली के बारे में कभी नहीं पता चला, और बहुत से बच्चों को दूसरे माँ बाप आकर अडॉप्ट कर लिए थे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो वहां पड़े पड़े अपनी पूरी जिंदगी बिताते थे, पर उन्हें लेने वाला कोई नहीं होता था, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता था। कभी भी उन्हें उनकी फैमिली नहीं लेने आई। उन सबको अपने बारे में कुछ नहीं पता होता था, ना खून का और ना ही नाम का। लेकिन जब आप मुझे लेने आए और मुझे पता चला कि मैं कपूर फैमिली की हूँ, मेरा खून इस फैमिली का है, सबकी तरह मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे भी मम्मी पापा हैं, भाई हैं जो हमेशा मुझे अपनी प्रिंसेस बनाकर रखेंगे। लेकिन देखो ना कितनी गलत थी। मैं प्रिंसेस तो नहीं बन सकी, लेकिन हाँ सबकी नफरत का जरिया जरूर बन गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं दी की तरह मैच्योर नहीं थी। मुझे सब लोग नफरत ही करते थे। मैं उनकी तरह टैलेंटेड नहीं थी। सब ने मुझे दी से कंपेयर किया, लेकिन क्या कभी ने मेरे परवरिश को उनके साथ कंपेयर किया? जहां दी को कपूर फैमिली में सब कुछ मिला हुआ, यहाँ के बहुत ही अच्छे माहौल में पली बड़ी, और मैं एक अनाथालय में जिन्हें हर वक्त बस जिंदगी का दर्द ही मिला है। उन्हें हर फैसिलिटी मिली, महंगा स्कूल मिला, ब्रांडेड कपड़े मिले, भाई का प्यार मिला, माँ का दुलार मिला, पापा की सेफ्टी मिली, हर चीज मिली। लेकिन मुझे क्या मिला? इनमें से कुछ भी नहीं। मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी काम करना पड़ता होता था। मुझे 2 वक्त का खाना तब नसीब होता था जब मैं आश्रम का सारा काम करती थी, और जब मैं बीमार होती थी तो मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं होता था। मुझे खुद को खुद से संभालना होता था।
और जब मैं यहाँ कपूर मैंशन में आई तब भी चीजें ज्यादा नहीं बदली। सब कुछ वैसा ही रहा जैसा पहले था। ये कहते हुए चाहत की आंखों से आंसू उसकी गालों पर लुढ़क गए और उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द उभर आया। उसकी आंखें दर्द और नफरत से लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। वहीं चाहत ने नजरें उठाकर अपने पिता को देखा और दर्द भरी स्माइल करते हुए बोली, हाँ मुझे एक पापा मिले, लेकिन उनका प्यार नहीं, उनका सपोर्ट नहीं, और मैं तो इतनी बदनसीब थी कि मुझे अपने पापा की डांट तक नहीं मिली। उन्हें कभी अपने काम और मेरी दी की फरमाइश से ही फुर्सत नहीं मिली। जो उन्हें मेरा ख्याल आता, इतना बोलकर चाहत चुप हो गई। उसकी बातें सुनकर उसके पापा के आंखों के सामने चाहत के पिछले कुछ सालों के सीन गुजरने लगे। जहां पर चाहत का मेंशन में आना और उसका उसे पापा कहकर पुराना, लेकिन उसने कभी भी पलट कर चाहत की तरफ नहीं देखा और नहीं कभी उसके इमोशन पर ध्यान दिया। उसके पापा तो हमेशा साइना को ही प्यार करते थे। वह चाहत को कभी भी प्यार नहीं करते थे। उससे तो वह कभी भी प्यार से दो शब्द भी नहीं बोले थे। ये सब सोचकर अब चाहत के पापा को अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वह धीरे से बोले कि चाहत बेटा, इतना बोलकर वह उसकी आंखों में देखने लगे। वहीं अपने पापा की आंखों में जब चाहत ने देखा तो उसकी आंखें नफरत से लाल हो गई थी। आज उसके पापा को चाहत की आंखों में अलग से जज्बात दिख रहे थे, जिन्हें छुपाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसके पापा चाहत का नाम बेहद ही धीमी आवाज में लिया था, लेकिन चाहत की नजरें अपने पापा पर टिकी थी। जिस वजह से उसने अपने पिता के मुंह से निकला अपना नाम सुन लिया था। आज पहली बार था जब उसके पापा ने अपनी जुबान से उन्हें चाहत बेटा कहा था, वरना जब से वह यहाँ पर आई थी, उसने कभी उसे प्यार से बेटा कहकर नहीं पुकारा था। वह तो बस सारा समय अपनी साइना बेटी पर ही लुटाता रहता था। अपना पूरा प्यार अपनी उसी बेटी पर लुटाता रहता था। वहीं तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है, जो अपनी आंखों से बस एक तक चाहत को देख रही थी, जो ये देख रही थी कि चाहत की जुबान कितनी कड़वी हुई है हो गई है। वह उन्हें अपने दिल में कड़वाहट लिए हुए उसकी ओर देख रही थी। फिर चाहत जब उनकी आंखों को देखती है तो उसके दिल की कड़वाहट और भर जाती है, क्योंकि इस वक्त वह देख सकती थी कि उनकी आंखों में उसके लिए नफरत दिख रहा था। वहीं चाहत अपनी कड़वाहट भरे हुए दिल से उनसे कहती है, आप मेरी माँ है। शायद आपने मुझे जन्म देकर भूल गया। मैंने आपकी कोख से ही जन्म लिया। दुनिया कहती है कि सब रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कभी धोखा नहीं देती है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ती है। पर अफसोस ये सिर्फ दुनिया की बनाई हुई बातें हैं। हकीकत तो कुछ और ही है। मैं यहाँ 1 महीने से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। मैं होश में नहीं थी। फिर भी क्या एक माँ होकर आप मुझे एक बार भी देखने आई थी? आपका दिल एक बार भी नहीं पसीजा। आपने एक बार भी मुझे देखने या मिलने की जहमत नहीं उठाई। और आज जब ये जहमत उठाई तब भी मेरे लिए सिर्फ आपकी नज़रों में नफरत ही दिख रही है। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक माँ ऐसी नहीं होती है। शायद दादू को कोई गलतफहमी हो गई जो वह मुझे यहाँ आपकी बेटी समझ कर ले आए हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने तो मेरा डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे आपकी पूरी गलतफहमी दूर हो गई थी। लेकिन फिर भी आप लोगों को मुझ पर शायद यकीन नहीं है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। नहीं तो आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। और ये दोनों भाई, ये तो खुद ही मुझ पर इतना ज्यादा शक कर रहे थे कि उन्होंने खुद ही मेरा डीएनए टेस्ट अपने हाथों से करवाया था और रिजल्ट पॉजिटिव आया था, और डॉक्टर ने अब सबको बताया भी था कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। लेकिन शायद नाम की, क्योंकि मुझे तो आज तक यह एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रहते हैं। मैं सच बताऊं तो मुझे कभी अनाथ आश्रम में इतना अकेलापन नहीं महसूस हुआ जितना कि आपके इस बड़े से मेंशन में आकर हुआ है। चाहत इतना बोलकर अपने मुंह को बंद कर लेती है, लेकिन उसके दिल में इस समय दर्द के अंगारे फूट रहे थे, जो कि उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहे थे। वह रोना नहीं चाहती थी, पर उसकी आंखें जो कि उसका साथ नहीं दे रही थी। वह कभी इनके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, पर वह क्या करें? उसकी आंखें कमबख्त उसका साथ ही नहीं दे रही है।
वही चाहत की आंखों के सामने पिछले 5 साल का सीन एक एक कर चलने लगता है। कैसे वह सब उसको इग्नोर करते थे, कैसे उसके दोनों भाई उसे देखकर भी अनजान बन जाते थे, उसके भाई कहकर बुलाने पर वह उसके ऊपर गुस्सा हो जाते थे, जब वह उनके लिए कुछ खाने को ले जाती थी तो वह उसे डस्टबिन में फेंक देते थे, और कैसे उसके माँ पापा उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे। उसकी माँ ने तो कभी उसे प्यार से बातें ही नहीं की, उसे दो निवाला खिलाना तो दूर, वह हमेशा उसके सामने ही उसके उस अडॉप्टेड बेटी को अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाती थी। एक बार भी नहीं सोचती थी कि सामने बैठी उसकी बायोलॉजिकल बेटी के दिल में क्या गुजर रहा होगा। उन्हें तो बिल्कुल भी शर्म ही नहीं आ रही थी। और वहीं उसके पापा, जिसने कभी उसे मुड़कर देखना ही नहीं चाहा, वह तो बस हर वक्त साइना साइना करते नहीं थकते थे। उसकी सुंदरता, उसकी हंसी, उसकी टैलेंट, हर चीज की बढ़ाई वह बढ़ चढ़कर सबसे आगे करते थे। वहीं साइना एक और खड़ी चाहत को देख रही थी। चाहत की सुंदरता इस समय साइना की आंखों में खटक रही थी। वह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? साइना के मन में यही चल रहा था। वह तो कैसी सांवली सी और गंदी सी लगती थी, पर आज वह इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? क्या कोमा में रहने से इंसान खूबसूरत हो जाता है? मुझे तो ऐसा कभी नहीं पता चला। अब इस बेवकूफ को कौन बताए कि कोमा में रहने से इंसान बदसूरत होता है? नहीं थी खूबसूरत, ये तो उसकी नेचुरल खूबसूरती है। वह इस समय बहुत ही नफरत और घृणा के साथ उसे देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह उसके चेहरे पर कई जख्म के निशान बना दे जिससे वह बदसूरत हो जाए। कुल मिलाकर उसे तो उसकी खूबसूरती से ही नफरत हो रही थी। वह तो किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वहीं जब चाहत की बातों को उसकी मां ने सुना तो उसे थोड़ा अपने किए गए व्यवहार पर अफसोस हुआ और वह उसे आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरना चाहती थी और उसे समझाना चाहती थी कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, चाहत उनसे 4 कदम पीछे हट गई। ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें खुद को छूने नहीं देना चाहती थी और उनसे बहुत ही बेरुखी के साथ बोली, अब नहीं मिसेस कपूर, आप मुझे किस हक से छूने जा रही हैं? अब आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरे अंदर कपूर का खून है। लेकिन उनके एहसान नहीं, जब मुझे आपका प्यार चाहिए था तब तो आप में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आप लोगों का प्यार और ना आपका सपोर्ट और ना आपके पैसे, ना ही आप लोगों की चाहत। उनसे आपसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए खोखला है। आज मैं आप सब लोगों को मुझसे और मुझसे जुड़े हर रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। आज मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए मर गई हूँ। ना तो मेरी कोई फैमिली है, ना ही मेरा कोई अपना है। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान कर लिया ना। लीजिए, अब आज के बाद से मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आप लोगों की परेशानी का कारण नहीं बनूंगी। इतना कहते हुए वह और 4 कदम पीछे हो गई, और अपने हाथों में पहनी अंगूठी को उठाकर उसने खिड़की के बाहर फेंक दिया, क्योंकि यह अंगूठी उसे इन रिश्तों में बांध कर रखती थी। यह इस कपूर खानदान की पारंपरिक अंगूठी थी जो कि सबके हाथों में होती थी। इससे ये पता चलता था कि यह लोग कपूर खानदान के बच्चे हैं। कपूर खानदान भी अपने में जाना माना एक खान परिवार था जो कि पैसे और शोहरत के मामले में भी अपना एक स्थान रखता था। जब चाहत यहाँ आई थी तो उसे यह अंगूठी दी गई थी क्योंकि उनका भी इनके साथ ब्लड रिलेशन था। इस वजह से यह अंगूठी उसके दादाजी ने उसे दी थी। जैसे ही दादाजी ने देखा कि चाहत ने उस अंगूठी को दूर फेंक दिया, वह चाहकर भी चाहत को नहीं रोक पाए। वहीं उसे ऐसा करता हुआ देख उसके दोनों भाई तो गुस्से में भर गए थे। इस समय उसका तीसरा भाई यहाँ मौजूद नहीं था। वह तो शहर से बाहर गया हुआ था, जिस वजह से यहाँ क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं था। वहीं उसका बड़ा भाई उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बदतमीजी हो गई तुम्हारी चाहत। तुम सबका अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही हो। मुझे पता है तुम्हारी हरकतें इतनी घटिया होती हैं कि तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं कर सकता है। तुम कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती हो। तुम तो इतनी घटिया हो कि तुम्हें मुझे अपनी बहन कहने में भी नफरत महसूस होती है।
मुझे अजीब सा महसूस होता है कि तुम मेरी बहन हो। मैं तो तुम्हारा कहीं किसी को इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि तुम हो ही क्या? ना तो तुम्हारी खुद की पहचान है ना कुछ है। तुम तो अनाथालय से आई हुई एक गंवार लड़की की तरह हो, जिसे ना तो पढ़ना लिखना आता है और ना ही कुछ करना आता है। ना तो किसी तरह से तुम बिजनेस के बारे में कुछ जानती हो। इतना कहकर वह उसे बहुत ही नफरत के साथ देख रहा था। उसकी सारी बातों को सुनकर चाहत जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी, जो कि उसके दिल का दर्द बयां कर रही थी, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं चाहत को हंसते हुए देखकर सब एकदम से हैरान हो गए। उसकी हंसी के पीछे छुपे दर्द को सब इस वक्त महसूस कर पा रहे थे। वहीं चाहत ने मजाकिया लहजे में हंसते हुए बोला, आप सच कह रहे हो? आप सच कह रहे हो मिस्टर सात्विक कपूर, मैं एक बहुत ही घटिया लड़की हूँ। जिसे आप अपनी बहन कहेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा, और मैं चाहूंगी कि तुम मेरे जिंदगी के अंत तक मुझे कभी बहन ना बुलाओ, क्योंकि मैं तुम जैसे भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा इस घर के लोगों के साथ कोई रिश्ता हो। आज के बाद मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। तो फिर तुम किस हक से मुझे अपनी बहन कह रहे हो? ब्लड का रिलेशन होने से क्या मैं इस घर की बेटी रहूंगी? क्या बिना किसी हक के कोई इस घर की बेटी रह सकता है? ब्लड का रिलेशन है ना। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और अपने साइड बड़े टेबल पर से एक चाकू उठा लेती है जो कि वहां पर रखा हुआ था, और उसे अपने हाथों को काट देती है, जिससे जोर से धार खून जिससे उसके हाथों से एक तेज धार की खून बहने लगती है, और वह खून अब जाकर नीचे फर्श पर गिरने लगती है। वह उसने इतना जोर से कट लगाया था कि खून की धार तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं उसे ऐसा करता देख अब सब घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि शायद चाहत पागल हो गई है। इतने दिनों कोमा में रहने की वजह से शायद उसका दिमाग ही डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन तभी चाहत हंसते हुए कहती है कि लो, मैंने आपका खून बहा दिया। अब तो आप नहीं कहोगे कि मेरा आपके साथ खून का रिश्ता है। ये खून मुझे इतना गंदा लग रहा है कि मैंने इसे बहा दिया। ये खून बहुत ही गंदा है। मुझे ये खून बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे शरीर से यह खून एक एक बूंद निकल जाए। मेरे शरीर में इस कपूर खानदान का एक बूंद भी खून ना रहे। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसे इस तरह देखकर अब सबकी आंखें फैल जाती है। क्या वह क्या करना चाहती है? क्या वह इसलिए अपने हाथों को काटा कि वह कपूर खानदान का खून बाहर निकालना चाहती है अपने शरीर से? क्या ऐसा संभव हो सकता है? वहीं उसका भाई ऋत्विक उसे जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि घटिया लड़की, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे इस ड्रामा से मैं परेशान हो गया हूँ। तुम क्या चाहती हो कि हम तुम्हारा यह मेलोड्रामा देखते रहें? तो वह हंसते हुए कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, आप मेरा मेलोड्रामा ना देखिए ना। मुझे अच्छे से पता है कि आपको शॉपिंग के लिए देर हो रही होगी, क्योंकि आप अपनी प्यारी बहन के साथ शॉपिंग जो करने जा रहेगे। आप तो हमेशा उसे दिन शॉपिंग ही करवाते रहते हो, क्योंकि वह आपकी प्यारी बहन है। आखिर में आपका फर्ज बनता है ना कि उसके छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखें। तो जाए ना, मेरा मेलोड्रामा क्यों देख रहे हैं? मैंने आपको कौन सा रोक रखा है? आप मेरे लगते ही कौन है? मेरा आपके साथ रिश्ता ही क्या है जो आप मुझे यहाँ देख रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे भी दूसरों की चीजों को नहीं देखना चाहिए, या बहुत बुरी बात होती है। क्या आपके माँ बाप ने इतनी भी तमीज नहीं सिखाई है आपको? इतना कहकर वह उसकी तरफ बहुत ही नफरत के साथ देखने लगती है। वहीं उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर ऋतिक का दिमाग ही खराब हो जाता है। वह उसे जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि बदतमीज लड़की, भाई सही कहते हैं कि तुम जैसी घटिया लड़की हमारे खानदान पे कलंक हो। तुम तो बहन के नाम पे एक बुरा धब्बा हो। तो वह जोर से हंसते हुए कहती है कि वाह क्या बात है, मैं बहन के नाम पे एक बुरा धब्बा हूँ। ठीक है, आज के बाद से तुम सब अपनी इन जबान को याद रखना कि मैं इस परिवार के नाम पर कलंक हूँ और आप लोगों की बहन होने के नाम पर एक बुरा धब्बा हूँ। तो ठीक है,
आप कभी अपने इस बात से मुंह मत करना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी एक दिन की कौन कलंक है और कौन बुरा धब्बा है। उस दिन आपको सच में एहसास हो जाएगा। आपकी इस घटिया सोच पर आपको ही घिन आने लगेगी। उसकी इन सब बातों को सुनकर वह लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से उसे घूरने लगते हैं। अब उन्हें बिल्कुल भी इनके चाहत के मुंह नहीं लगना था, तो वह वहां से जाने लगते हैं। तभी चाहत उनसे कहती है कि अब आप लोग आज के बाद से मेरी जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आना। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी जिंदगी में आए। उसकी इन बातों को सुनकर चाहत का पिता बोल उठता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कपूर खानदान के बिना क्या करती हो। इस खानदान का नाम तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम इस दुनिया में सर्वाइव कर पा रही हो। लेकिन जब ये कपूर खानदान का नाम तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब तुम्हें हकीकत पता चलेगी कि जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। अपने बाप की बातों को सुनकर चाहत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहती है कि मिस्टर आलोक कपूर, आप भूल रहे हैं कि मैं इतने सालों से बिना इस खानदान के नाम के ही जिंदा हूँ। तो आगे भी बिना इस खानदान के नाम के जिंदा रह सकती हूँ। क्या आपको भूलने की बीमारी हो गई है? और रही कपूर नाम की, तो ये ब्लड रिलेशन मैं सबको कभी नहीं बताती हूँ। आपकी पावर मैं सबके सामने कभी नहीं शो करती हूँ। उसने इतना ही बोला था कि तभी उसका पिता बीच में चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, मैं देखूंगा कि तुम कैसे सर्वाइव करोगी। तो वह बोलती है कि इस कपूर खानदान की पहचान और इज्जत बस आप लोगों के लिए मैटर करती है, लेकिन मेरे लिए यह नहीं है। जब मुझे कपूर फैमिली के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, तो फिर यह सब चीज़ मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। ये तो मेरे लिए सिर्फ एक झंझट और बवाल है, गले का फंदा है जो कि मुझे फांसी की तरह महसूस होता है। मैं आपका नाम लेकर जीना ही नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर वह उनकी तरफ देखने लगती है। तभी दादाजी बहुत ही दुख भरे आवाज में कहते हैं कि बेटा चाहत, क्या तुम हमसे भी अपना सब रिश्ता तोड़ लोगी? इन सब ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, उसके बाद तुम क्या, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वह भी यही करता जो आज तुम कर रही हो। लेकिन बेटा, अगर तुमने कपूर नाम अपने नाम के आगे से हटा दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। कपूर नाम तुम्हारे पास है तो सब कुछ है, और अगर एक बार यह नाम हट गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तुम फिर से इस दुनिया में अकेली रह जाओगी। इतना कहते कहते दादाजी भी रुक गए और अपनी नम आंखों से चाहत को देखने लगे, जो खुद उन्हीं को देख रही थी। दादाजी की बातों को सुनकर सब एक पल के लिए खामोश हो गए और खामोशी से चाहत को देखने लगे। लेकिन अगले ही पल आलोक जी ने अपने बहुत ही रूर लहजे में बोला, बहुत अच्छा, तुम जो करना चाहती हो खुशी से करो। इतना कहकर उनके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहत को चिढ़ा रहे हो। इस समय चाहत कुछ नहीं बोल रही थी। वह बिल्कुल खामोश थी। उसे खामोश देखकर अब वह सब लोग सोचने लगते हैं कि शायद चाहत का अक्ल अब ठिकाने आ जाएगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ अकेले बिना किसी के सपोर्ट के सर्वाइव करना और बिना अपनी फैमिली के साथ रहना कितना कठिन होगा। वह अपना रिश्ता तोड़ने की बात कही है ना, उसे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। उसे इस फैमिली से रिश्ता दोबारा जोड़ना, उसकी बातें तो लगता है अब हवा में ही रह जाएगी, और वैसे वापस से कपूर फैमिली में आना ही उसे पड़ेगा। सबसे अपनी नाक जमीन पर रगड़कर माफी मांगेगी। फिर भी हम उसे जल्दी से माफ नहीं करेंगे। इस समय उन सब के दिमाग में यही सब ख्याल चल रहे थे, और यह सब कुछ सोचकर उन सब के होठों पर मुस्कुराहट भी बन जाती है। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे मानो वह चाहत को चिढ़ा रहे हो। वहीं दादाजी की बातें सुनकर अब चाहत की माँ भी सोच रही थी कि शायद दादाजी की यह बातें उसके ऊपर असर कर गई है, और अब वो मेंशन छोड़कर जाने की बात नहीं करेगी। शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। ये सब सोचकर यही सब उसके दिमाग में चल रहा था, और उसके भी होठ मुस्कुरा उठे। जब अपनी माँ को इस तरह मुस्कुराता देखती है तो चाहत का दिल हजार टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि उसकी माँ उसे इस तरह से आहत करेगी। अब वह सबको बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। चाहत सबको देखकर एक बहुत ही फीकी सी स्माइल अपने होठों पर लाती है, और फिर वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर अब सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वह इस तरह क्यों हंस रही है।
इस वक्त उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर में चाहत के दिमाग में क्या चल रहा है। उसका चेहरा ऐसा था कि कोई उसे देखकर उसके मन की बातों को नहीं समझ पा रहा था। वही चाहत आगे बढ़ी और अपने दादाजी के पास आकर उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, दादू, इस फैमिली में सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे समझा, मेरे लिए सबसे लड़ते रहे, मेरे साथ खड़े रहे और आपका मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अब हमेशा से मेरे दादाजी रहे हैं और हमेशा ही मेरे दादाजी रहेंगे। और पता है, मैं आपके बिना सच में कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे इस कपूर नाम की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये लोग चाहिए और ना इनकी फैमिली चाहिए। ये लोग सिर्फ मुझे नीचा दिखाते हैं। हर वक्त मुझे साइना के साथ कंपेयर करते हैं। मैं उसकी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं उसकी तरह माइनस नहीं रखती हूँ। मैं अच्छे से बात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा सबके पीछे पीछे लगी रहती हूँ। मेरे अंदर किसी भी तरह का टैलेंट नहीं है। लेकिन मैं सच में बताऊं, या मेरी सोच नहीं है। ये तो मेरे इन अपनों की है जो मुझे अपना कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं इन्हें क्या कहूँ। मैं किसी की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। मैं तो खुद की तरह ही रहूंगी। मैं अपने दम पर अपना नाम बनाना जानती हूँ। मैं अपने दम पर जीना चाहती हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तभी से मुझे अनाथालय में छोड़ दिया गया था। तब से लेकर आज तक मैं अपने दम पर जीते आई हूँ। मुझे किसी के सहारा की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपसे वादा करती हूँ, आज मेरा आपसे ये वादा रहा कि मैं इस दुनिया में सर्वाइव करके आपको दिखाऊंगी और एक दिन इस दुनिया को अपने कदमों पर झुकाकर दिखाऊंगी। और जो लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं और जो लोग आज मुझे ये ताना दे रहे हैं कि इस कपूर नाम के बिना मैं इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगी, उन्हें मैं इस दुनिया में जीकर दिखाऊंगी और इस दुनिया को जीत कर दिखाऊंगी। मुझे कभी भी इस कपूर सरनेम की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ कि मैं आपकी पोती हमेशा रहूंगी। इतना दम तो रखती हूँ मैं कि मैं इस दुनिया में अकेले जी सकती हूँ। इतना कहते हुए वह अपने दादाजी की तरफ उनकी आंखों में देखने लगती है। उसकी बात को सुनकर सबके चेहरे पर बनी मुस्कुराहट अचानक से गायब हो जाती है। वह बहुत आश्चर्य के साथ उसे देख रहे थे। उस छोटी सी लड़की को देख रहे थे जो उनके सामने इस दुनिया को जीतने की बात कर रही थी। वहीं दादाजी के होठों पर तो प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उनकी पोती कब इतनी समझदार हो गई, कब इतनी ज्यादा उसके अंदर ताकत आ गई, वह तो जान ही नहीं पाए अपनी इस पोती को। वह उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। वहीं उसके पापा और उसके मम्मी के आंखों में तो नफरत भर जाती है और कहते हैं कि ठीक है, हम देखेंगे तुम कितनी बड़ी हो जाती हो, कितनी दुनिया को जीत लेती हो। अगर 4 दिन में रोते हुए यहाँ आकर हमारे कदमों पे गिड़गिड़ाने नहीं लगी तो हमारा नाम भी बदल लेना। हम जानते हैं कि ये दुनिया बहुत ही बेरहम है। यहाँ तो तुम्हें अपने जिंदा रहने के लिए 2 रोटी भी नहीं मिलने वाली है। और हमें पूरा यकीन है कि तुम 4 दिन बाद यहीं आकर गिड़गिड़ाओगी। लेकिन याद रखना, आज तुम यहाँ से जाने का जो नाम ले रही हो ना, फिर कभी इस कपूर फैमिली से जुड़ने मत आना। हम जिंदगी में कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। वहीं उसके दोनों भाई भी उसे इसी तरह कहते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम भी तुम्हारा चेहरा अब कभी नहीं देखना चाहेंगे। और कोशिश करना कि अगर कभी तुम हमारे सामने पड़ जाना तो खुद का रास्ता बदल लेना, वरना हमसे बुरा तुम्हें इस दुनिया में कोई देखने को नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह उसे नफरत से घूर रहे थे। वहीं उनकी बातों को सुनकर अब दादाजी को गुस्सा आने लगता है और वह सबको डांट कर चुप कराते हैं और कहते हैं, तुम लोग खामोश हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी पोती को इस तरह परेशान करो। और वह चाहत की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रॉपर्टी के कागज तैयार किए हैं। मैं अपने कुछ % शेयर दे दूंगा तुम्हें, जिससे तुम इस दुनिया में आराम से सर्वाइव कर पाओगी और कुछ अपना बिजनेस शुरू कर लेना, जिससे तुम्हें इस दुनिया में जीने में आसानी मिल जाएगी। उसकी इस बातों को सुनकर अब चाह सबके चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। वह लोग दादाजी को चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं चाहत के पिता के तो हाव भाव ही बदल जाते हैं।
इतने दिनों से वह चाहता था कि उसके पिता उसके नाम पर शेयर ट्रांसफर कर दे। कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। वह अपने पिता के नाम के शेयर को बेचना चाहता था, पर पिताजी ने उसे नहीं दिया और वह उस घटिया लड़की को देना चाहते हैं। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने पिता से बोला कि पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस घटिया लड़की को ये शेयर देने की कोई जरूरत नहीं है। जब यह अपने बल पर जाना चाहती है तो निकल जाए हमारे घर से। इसे यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। वहीं उसके भाई भी अपने पिता का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ दादाजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तक आपने हम लोगों के नाम पर एक भी शेयर नहीं किया है और अब आप इस घटिया लड़की को शेयर देना चाहते हैं। देखना 4 दिन में यह इसे खाकर उड़ा कर चली आएगी और फिर आकर हमारे सर पे ही यहाँ तांडव करेगी। इसलिए इसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बहुत दम भर रही है ना जो दुनिया जीत लेगी। फलाना कर लेगी, ढेकाना कर लेगी तो जाए करे। बिना पैसों के यहाँ से निकल जाए। उसे एक फूटी कौड़ी भी इस घर से नहीं दिया जाएगा। इतना कहकर वह बड़ी नफरत के साथ चाहत को देखने लगते हैं। उनकी इतनी नफरत देखकर चाहत का दिल टुकड़ों में बट रहा था और वह अब अपने मन में पक्का कर लेती है कि वह जिंदगी में कभी भी इन्हें मुड़कर नहीं देखेगी और कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगी, चाहे मौत का अंतिम पल ही क्यों ना हो। वह खुद से खुद में कसम खाती है कि अगर मेरा दिल कभी कमजोर पड़ने लगे तो मुझे ये दिन हमेशा याद दिलाना भगवान, और इस दिन को मैं कभी ना भूलूं अपनी जिंदगी में। इतना कहकर उसका दिल खपक कर रो उठता है, पर वह अब अपने आप को मजबूत बनाती है। उसके आंखों से अब आंसू के बूंद नहीं गिरते हैं। तभी राधा जी कहते हैं कि बेटा तुम हमसे प्रॉमिस करो कि यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे नहीं भूलोगी, और फिर जब मैं चाहूँगा तब तुम दोबारा लौट कर मेरे पास आओगी मेरे साथ रहने के लिए, क्योंकि इस बूढ़े की हड्डी में कितनी जान है यह मुझे भी नहीं पता है, पर मैं तुम्हारा अपनी अंतिम सांसों तक इंतजार करना चाहूँगा। जब तुम आओ तभी मेरे प्राण निकले, मैं यही चाहत रखूंगा। अपने दादाजी की बातों को सुनकर चाहत की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह दादाजी को चुप कराते हुए कहती है कि नहीं दादाजी आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आपको तो अभी मेरी शख्सियत देखनी है, आपको तो अभी मेरी कामयाबी देखनी है। आप ऐसे कैसा बोल सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कामयाबी अपने आंखों से देखें और आप अभी मरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपनी इस बेटी को नहीं चाहते हो जो ऐसी बातें बोल रहे हो? उसकी बातों को सुनकर दादाजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पोती को गले लगाते हुए बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। एक तुम ही तो मेरी प्यारी पोती हो जिसे मैं देखकर खुश होता हूँ। भला मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? तभी उसका भाई नफरत से बोलता है कि ओ अब समझ में आया कि यह इमोशनल ड्रामा क्यों चल रहा है। उसका भाई गुस्से से भड़कते हुए कहा कि तुम्हें जाना है यहाँ से तो बेशक जाओ, पर हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है और तुम्हें कभी वापस आने की यहाँ जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ कभी लौट कर ना आओ। तुम दादाजी को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा सकती हो लेकिन हमें नहीं फंसा सकती हो। मुझे सब पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं। होश में आते ही तुमने ये सब ड्रामा करना शुरू हो गया। तुम्हारा यह इमोशनल ड्रामा और दिखावा करना, घर को छोड़कर जाने की बात करना, ये सब कुछ समझ आ रहा है मुझे। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम जैसी लड़की कभी कुछ नहीं कर सकती है। तुम्हारा और साइना का कंपैरिजन तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम साइना के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम वो धूल हो जिसे अगर थोड़ा सा भी उड़ाया ना तो उसी की आंखों में जाकर गिरोगी जिसने तुम्हें उड़ाया था। आज मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। कितनी चालाकी से तुमने दादाजी की प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की, और अगर हमें ना पता चलता तो अब तक तो तुम दादाजी को कानों कान भर भर कर उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती और हमें खबर भी नहीं होती। ये सब बोलते हुए उसका भाई काफी तेजी से चिल्ला रहा था।
उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि बाहर खड़े सभी सर्वेंट ये तमाशा देख रहे थे और वह सब लोग ये देखकर दुखी हो रहे थे कि कैसे इस घर की बायोलॉजिकल बेटी को ये लोग ऐसा गंदा शब्द बोल सकते हैं और उसके साथ कितना बुरा व्यवहार कर सकते हैं। वहीं गोदली हुई बेटी को सारी सुख सुविधा दे रहे थे। वह सर्वेंट भी समझ रहे थे कि इस समय चाहत को कितना ज्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि जब से चाहत आई थी उसने इन सब के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था। वहीं साइना का व्यवहार इन सभी सर्वेंट के साथ अच्छा नहीं था। वह सबको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करती थी और हमेशा अपने अमीरी अमीरी का रोब झाड़ती थी और उन्हें डांटती फिरती थी। इसलिए उन लोगों को चाहत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं उसके भाई को इस तरह कहता हुआ देखकर सब लोग चुपचाप खड़े थे। किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। चाहत देख रही थी कि कैसे उसके मम्मी पापा उसके भाई को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वह कितना अनाप-शनाप उल्टा सीधा बोल रहा है, जबकि चाहत का तो ऐसा कोई मंसूबा ही नहीं था। वह भला दादाजी की प्रॉपर्टी क्यों मांगेगी? इन सब को उसके बारे में पता ही क्या है? वह तो खुद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन है। वह भला इन दो कौड़ी के प्रॉपर्टी को क्या करेगी? पर अभी उसे उन सबको इसके हकीकत के बारे में नहीं पता था। पिछले 3 सालों में चाहत ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इन लोगों को दे दी थी। हमेशा इनकी कंपनी को बचाने के चक्कर में उसने बड़े बड़े अमाउंट इन्हें दिए थे, जो कि छुपकर वह इन्हें देती थी। लास्ट में जब इन लोगों को उसने सच बता दिया तो इन लोगों ने उसके साथ क्या किया? उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लिया और अंत में उसे जान से मार दिया। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में नफरत झलकने लगती है और वह बहुत नफरत के साथ उन सबको देखने लगती है। वहीं चाहत अपने उस भाई को गुस्से के साथ बोलती है कि वाह वाह सात्विक कपूर, कितना सही बोल रहे हो। सबको अपनी चीजें अच्छी लगती है और दूसरों की चीजें खराब लगती है। सबको अपनी बातें अच्छी लगती है और दूसरों की बातें बुरी लगती है। लेकिन क्या एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? जिस चीज के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो वही चीज तुम जिंदगी भर दादाजी से चाहते हो। तुम चाहते हो कि दादाजी अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। हर वक्त तो तुम्हारे दिल में यही चलता है। तभी तो तुम आज जब दादाजी एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से मुझे दे रहे हैं तो इतना तिलमिला उठे। तुम्हारे मन में जो जलन थी वह तुम्हारे मुंह से बाहर आ गई। तुम्हारे अंदर की नफरत बाहर निकल कर आ रही है। इतना कहकर वह उसके ऊपर किलिंग स्माइल देती है। जब उसकी यह स्माइल सात्विक देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वह एक जोरदार थप्पड़ चाहत के गालों पर मार देता है। चाहत का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। जैसे ही सात्विक ने चाहत को मारा, सबके लोग हैरानी से उसे देखने लगे। किसी को भी सात्विक के ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। वह चाहत को थप्पड़ मार देगा। लेकिन फिर भी चाहत के माँ पापा सब कुछ देखते रहे और चुपचाप अपनी जगह पर खड़े थे। उनके सामने उनकी बेटी को उनके बेटे ने बिना सोचे समझे बिना किसी गलती के थप्पड़ मार दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने चाहत के पक्ष में एक शब्द तक नहीं कहा था। ये सोचकर चाहत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर लास्ट में सात्विक की तरफ देखकर बोली, थैंक यू सात्विक कपूर। मुझे इतना जानने के लिए, समझने के लिए, वरना मुझे तो लगता था कि कोई आज तक मुझे समझ ही नहीं पाया है। लेकिन हमेशा की तरह आज भी मैं गलत थी। आपने एक बात तो सुनी ही होगी, लोगों के बुरे कर्म एक दिन उनके सामने आते हैं। तो आपको भी बता दूं कि जितने भी बुरे कर्म करना है कर लो। एक दिन वह तुम्हारे सामने आएगा और उस वक्त तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। इंसान 1 मिनट में दूसरों के लिए अपनी राय बना लेता है और बिना वक्त गवाए सीधा अपने सोच उसके ऊपर थोपने लगता है। लेकिन वह नहीं सोचता है कि वह गलत भी सोच रहा है। आपने मुझे गलत सोच लिया। यह आपकी सोच है, पर मैं गलत नहीं हूँ। यह मेरी सोच है। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ। इसलिए मुझे आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह दादाजी की तरफ मुड़ जाती है और कहती है, दादाजी देख लिया ना, मेरा यहाँ रुकना कितना सही होगा। ये तो अब आप भी समझ गए हैं, जो बिना किसी बात के मुझ पर हाथ तक उठा दे रहे हैं।
एक बार के लिए भी नहीं जानने की कोशिश की कि क्या मैंने आपसे कभी किसी पैसे की मांग की। मैंने तो आज तक आपके दिए 1 रुपया तक को नहीं हाथ लगाया है। और क्या इन लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश की है कि पिछले 5 सालों से जब से मैं इस घर में आई हूँ, इन लोगों ने मुझे 1 रुपया भी दिया है या कभी कोई एक छोटा सा भी सामान खरीद कर दिया है जो मेरी जरूरत का हो? क्या कभी इन लोगों ने मेरे बर्थडे पर ही मुझे कोई गिफ्ट दिया है? क्या ये भूल गए हैं कि जब एक इंसान सर्वाइव करता है तो उसे कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है? क्या कभी इन लोगों ने मुझे कोई चीज दिया है? मुझे तो आज तक नहीं पता कि मुझे इस घर से 1 रुपया भी मिला है। और इन लोगों ने सीधा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। वाह कितनी अच्छी बात है। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह लोग अक्ल से पैदल है या इनके दिमाग इनके शरीर के अंदर अक्ल ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं क्या कहूँ? हाँ, इन्होंने मुझे आज अपनी असलियत जरूर दिखा दी है। मैं सच में इस घर में रहने लायक नहीं हूँ क्योंकि यह घर मेरे लिए नहीं है। ये घर इन्हीं जैसे लोगों के लिए है जो एरोगेंट और रूड है, जिनके अंदर दिल नहीं है, जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती है, जिन्हें अपने किए पर शर्म नहीं आती है और जिन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता है। पता नहीं ये इंसानों की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, पर मैं तो इंसानों की कैटेगरी में आती हूँ। इसलिए मुझे इंसानों के साथ ही रहना है। उनके समाज में यह कोई अलग नस्ल के लोग लगते हैं। इतना कहकर वह उनके ऊपर हंसने लगती है। उसकी यह हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर अब सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कैसे इतने घटिया शब्द उनके लिए बोल रही है। तभी चाहत के पापा आलोक जी चिल्लाकर बोलते हैं कि चाहत अपनी जुबान सुधार कर बात करो। तुम अपने बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम वाकई में बहुत ही घटिया हो। तुम्हारे अंदर तो मैरन नाम की चीज नहीं है। तुम्हारा भाई सच कहता है कि तुम साइना के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो। आज तक साइना ने हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और तुम घटिया लड़की तुम हमें इतना सब कुछ सुना रही हो। तुम इसी वक्त हमारी आंखों के सामने से चली जाओ वरना मेरे हाथों आज बहुत कुछ गलत हो जाएगा। अपने पापा की ऐसी कड़ी बातें सुनकर चाहत वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। वह दादाजी से कहती है, दादाजी मैं चलती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे यहाँ और रुकना चाहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगती है। वहीं दादाजी कहते हैं कि रुको चाहत बेटा तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बात सुनो। लेकिन चाहत कहती है दादाजी अब कुछ सुनने सुनाने को नहीं रह गया है। लेकिन तभी दादाजी कहते हैं कि बच्चा ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन ये फोन अपने साथ लेते जाओ। मुझे तुम्हारी चिंता होगी। तुम कहाँ हो मुझे जब तक ये नहीं पता चलेगा तुम कैसी हो। मैं ठीक से पानी भी नहीं पी पाऊंगा। मेरे गले के नीचे से निवाला भी नहीं जाएगा। चाहत उनकी तकलीफों को समझ रही थी, इसलिए वह दादाजी से मना नहीं करती है और फोन ले लेती है। यह एक बहुत सिंपल सा फोन था जो दादाजी यूज करते थे। या कोई मॉडर्न जमाने का फोन नहीं था या पुराने जमाने का कीपैड फोन था। इसलिए उसे ले जाता देखकर कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि इस मोबाइल का यूज उनके घर में कभी नहीं होता था। ये तो दादाजी हमेशा अपने साथ रखते थे। लेकिन दादाजी को क्या पता था कि एक दिन वह इनके इतना काम आएगा। जैसे ही चाहत उनके हाथों से फोन लेती है तो दादाजी का चेहरा खुशी से भर जाता है कि उनकी बच्ची ने उनकी यह बात मानी। फिर वही चाहत उनका पैर छूती है और कहती है दादाजी मुझे इजाजत दो, मैं चलती हूँ। आज मैं इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर जा रही हूँ। ना तो मेरे शरीर पर इस घर के दिए कपड़े हैं ना मेरे पैरों पर इस घर के दिए जूते हैं। सब लोग देख लीजिए अपनी आंखों को खोलकर, वरना कल को आप लोग मुझ पर चोरी का भी इल्जाम लगा सकते हैं। आपकी नियत का कोई भरोसा नहीं है। इतना कहकर चाह उन सब की तरफ देखने लगती है। उसका ऐसा कहने से सब लोगों के नजरें झुक जाती है। क्या वह इतने घटिया है कि वह अगर कुछ पहन कर जाएगी तो वह उसके लिए उस पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे? वह इतने घटिया तो नहीं है। वह कुछ नहीं कहते।
वहीं चाहत जाते जाते फिर से एक बार कहती है कि आज के बाद से इस दलीज को लांघते हुए मेरा इस घर से सारा रिश्ता नाता टूट गया है। आज के बाद से मैं कभी कपूर खानदान का नाम अपने नाम के आगे नहीं यूज करूंगी। आज के बाद से मेरी सिर्फ अकेले एक ही पहचान होगी, चाहत नाम से, और मैं सिर्फ चाहत बनकर रहूंगी। कभी भी कपूर खानदान को मैं अपने नाम के आगे नहीं लगाऊंगी। ये सब सुनकर अब एक बार सबका दिल धक से हो जाता है। क्या सच में चाहत चली जाएगी? उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। वह जैसे ही खाली पैर आई थी, वैसे ही खाली पैर यहां से निकल गई। उसके पास आते वक्त भी कुछ नहीं था और जाते वक्त भी कुछ नहीं था। वह चुपचाप शांति से निकलकर खाली सड़कों पर चली जा रही थी। इस वक्त उसका दिल बहुत ही जोरों से दर्द कर रहा था। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसे बहुत दुख हो लग रहा था कि वह कहाँ जाए, कैसे रहे, क्या करें। उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ। उसने अपने 5 साल उनके पीछे बर्बाद कर दिए। हर समय उनके जी हजूरी में लगी रही कि थोड़ा सा कोई उसे प्यार कर ले, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसकी फैमिली है जिसने सिर्फ उसे नफरत किया, कभी प्यार तो किया ही नहीं। ये सोचकर उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सीधी सड़कों पर चली जा रही थी। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर अचानक से बादल ही आते हैं और फिर तेज बारिश होने लगती है। फिर भी वह नहीं रुकती और उसी तरह भीगते हुए चली जा रही थी। अचानक से उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकती है। जैसे ही चाहत मुड़कर देखती है तो वह देख नहीं पाती है कि उस कार के अंदर कौन है, क्योंकि उसका शीशा बिल्कुल ही ब्लैक था जिससे अंदर बैठा कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। चाहत वहां खड़ी एकटक उस कार को देख रही थी। तभी उस कार की विंडो खुलती है और उस पे एक बुजुर्ग सा शख्स दिखाई देता है। जैसे ही चाहत उन्हें देखती है तो उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि चाहत का वह गुरु था जो बुरे वक्त में हमेशा उसके साथ रहा और उसे बहुत सी चीजें सिखाई थी। वह हमेशा चाहत के साथ रहते थे, हमेशा उसकी केयर करते थे और उसने दुनिया के बहुत से तौर तरीके चाहत को सिखाए थे। वह लोग कुल मिलाकर 3 दोस्त थे जो तीनों की बहुत ही बुजुर्ग थे और वह बहुत ही बड़ी शख्सियत थे जिसे आम लोगों का देखना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था, लेकिन चाहत उनके साथ रहती थी और उनसे बहुत सी चीजें सीखती थी जो कि आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। चाहत की अपनी एक पहचान थी जिसने उसे पिछले जिंदगी में रिवील कर दिया था, पर इस बार वह ऐसा नहीं करेगी। पहले वह अपने दुश्मनों को एक एक कर मारेगी, फिर उसके बाद अपनी पहचान रिवील करेगी। जैसे ही वह गाड़ी चाहत के सामने रुकती है तो चाहत अपने सामने उस गाड़ी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है, चाहत के सामने एक जाना अचानक सा चेहरा नजर आता है। और जैसे ही अपने सामने बैठे उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है, तो उसका दिल खुश हो जाता है। वह बुद्ध व्यक्ति चाहत को अपने पास गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। चाहत बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर उनके बगल गाड़ी में बैठ जाती है। तभी गाड़ी हवा की रफ्तार से तूफानों को चीरते हुए आगे निकल जाती है। वह उस बारिश में धुएं की तरह गायब हो गई थी। इधर चाहत के घर का सीन। अब तक इतना सब कुछ तमाशा हो चुका था, पर चाहत ये बहन साइना, या फिर कह लीजिए उसकी अडॉप्टेड बहन साइना, उसने एक भी लफ्ज अपने होठों से नहीं निकाला था। वह तो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उसका तो सारा काम उसके माँ पापा और उसके भाई ही कर दे रहे हैं। इस वजह से वह बिल्कुल खामोश थी, पर उसके दिल में तो लड्डू फूल रहे थे। उसके होठों की मुस्कुराहट और उसके चेहरे पर घनी खुशी से साफ पता चल रहा था कि वह चाहत के जाने से कितना ज्यादा खुश है। वह मन ही मन सोच रही थी, चलो मेरे तो बिना कुछ किए रास्ते का कांटा बिल्कुल दूर हो गया। और वह फिर सोचने लगती है कि इतनी तूफानी रात में वह किसे उसके पीछे भेजे। फिर से उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या जरूरत है किसी को उसके पीछे भेजने की।
इसने तो अपने साथ एक टूटी कड़ी भी नहीं ली है, इसलिए बता मुझे कि वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, और फिर कभी अगर वह से गई, इसलिए रातों मैं इसका फोकस करूंगी कि वो यहाँ आने पर अपने उसको 100 बार कोसेगी, उसकी जिंदगी मैं नर्क से भी बेहतर बना दूंगी। वे इन बात चाहत इतना कहकर और मन ही मन हंसने लगी। वह सब लोग इस समय लिविंग रूम में बैठे थे, राधा जी वहां नहीं थे क्योंकि वह बहुत दुखी थे और अपने कमरे में जा चुके थे। तभी अचानक से साइना बोलती है, माँ मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, तूफान भी आ रहा है, चाहत कहाँ होगी इस वक्त, मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। उसकी बातों को सुनकर सबको उस पर प्यार आने लगता है और लोग बहुत ही प्यार से साइना की तरह सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह जहरीली नागिन है जो अपने शब्दों से जहर उगल रही है। लेकिन वो तो इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें बस ये लग रहा था कि उसके शब्दों से अमृत बरस रहा है। तभी साइना जब देखती है कि उसे सबका अटेंशन मिल रहा है तो वो फिर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि माँ मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्यों ना भाई को आप उनके पीछे भेजो और पता लगाओ कि वो कौन है। भाई आप क्यों नहीं चाहते हैं? चाहत का पता लगाने के लिए वो उसकी बातों को सुनकर उसके साइड में बैठा उसका भाई प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि बच्चा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उस घमंडी दुष्ट लड़की के बारे में सोचना बंद करो, तुम अपने बारे में सोचो, और जब वह इतने ही घमंड के साथ यहाँ से गई है तो वापस भी चली आएगी, देखना वह कैसे बुरी तरह यहाँ आकर उसे माफी मांगेगी और झिलझुलाएगी। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, सभी को बता देता हूँ कि कोई भी उसे माफ नहीं करेगा। उसने जो आज हम लोगों के सामने दुष्टता दिखाई है, उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। उसकी हिम्मत ही कैसे हुई हमसे इतनी बदतमीजी से बात करने की? उसे तो बड़ों की इज्जत करना ही नहीं आता, तो अपनी माँ मर्यादा की भूल गई है। वैसे भी उससे क्या उम्मीद की जाती है, और मैं बड़े बच्चे ऐसे ही दुष्ट और घटिया किस्म के होते हैं, तो वही की परवरिश उसके अंदर है, तो वह भी वही घटिया किस्म की ही लड़की है। इतना कहकर वो भी गुस्से के साथ वह चाहत को याद करने लगता है। वहीं साइना के तो दिल में अब लड्डू फूलने लगे थे। उसके भाई जो अपनी खुद की सगी बहन से इतनी ज्यादा नफरत कर रहे थे। साइना का हासा तो बिल्कुल साफ था। वह अपना चेहरा बहुत ही बेचारा सा बनाकर बोलती है, पर भाई और छोटी है, उसे समझ नहीं है। मैं भी उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, मैं उससे माफी मांगना चाहती थी, पर उसका गुस्सा देखकर तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है। अगर मैं नहीं होती तो शायद चाहत को इतनी ज्यादा नफरत नहीं होती और आप सबसे भी प्यार करती, लेकिन शायद मेरी वजह से वो नफरत करती है। भगवान मुझे क्यों यहाँ लाया? मुझे ही उस अनाथालय में छोड़ देता और उसे यहाँ ले आता। इतना तरह खिलने का नाटक करने लगती है और अपने हरियाली आंसू बनाने लगती है। उसे इस तरह करता हुआ देखकर उसके भाई और उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं और उसे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं बच्चा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो इतनी छोटी सी थी, तुम्हें क्या पता था सही और गलत, और वैसे भी तुम सही हो वो गलत है। उसने तो हमेशा की तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। जब से यहाँ आई थी तब से तुम लोगों को तकलीफ भी पहुंचा रही थी। उसकी सारी हरकतें कितनी थी। इस दिन तो बच्चा हमेशा उसकी मदद करती थी, लेकिन उसका ही बिहेवियर तुम्हारे साथ बहुत ही खराब था। अब अच्छा है कि वह चली गई है, तुम सुख से यहाँ रह सकोगी। इतना कहकर उसका भाई उसे चुप कराने लगता है और उसके हरियाली आंसू को उठने लगता है। वहीं उसे ऐसा करता हुआ देखकर अब तो साइना और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने भाई के सीने से लगकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। फिलहाल बता दें आपको कि उसकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे। इस वक्त तो उसके दिल में लड्डू फूल रहे थे, लेकिन फिर भी नौटंकी करना तो जरूरी था, क्योंकि किसी को उसकी सच्चाई जो पता ना चल जाए। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे दादाजी चाहत की ओर देखते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, चाहत बेटा, मुझे लगता है कि इन तूफानों और इन बारिशों से तुम्हारा घरा है। जब भी देखो ये तुम्हारे साथ ही दिखते हैं। ये जितने भयानक है उतने ही भयानक समय में आते हैं। वही चाहत उनकी तरफ देखती है और एक फीकी सी मुस्कुराहट उन्हें देती है और कहती है कि हाँ दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका नाता तो मेरे साथ बहुत पुराना है।
शायद पिछले जन्म से ही है। इतना कहकर वो पिछले जन्म का याद करने लगती है। जब उसकी मौत हुई थी तो वो रात भी ऐसी ही भयानक थी। ऐसी ही तूफानी रात थी और इसी तरह से बारिश हो रही थी। पता नहीं क्यों इन तूफान और बरसात उसकी जिंदगी में वो भयानक दिन लाता है जिसे वह देखना ही नहीं चाहती है। लेकिन वह क्या कर सकती है? उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो मन ही मन भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद करती है और कहती है कि चलिए जो भी आप कुछ करेंगे वह सब सही करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जिस तरह आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है उसी तरह अब आप भी आगे मेरी मदद करेंगे। इतना कर वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वहीं दादाजी को समझ आ रहा था कि इस समय चाहत के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि दादाजी को सब कुछ पता चल गया था। हमेशा चाहत के पास एक ऐसा लॉकेट होता था जिससे दादाजी उसे सब कुछ जान सकते थे। ये लॉकेट हमेशा दादाजी ने उसकी सेफ्टी के लिए उसे पहना रखा था। अब आपको दोस्तों बता दें कि यह दादाजी कौन है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि ये अचानक से दादाजी कहां से प्रकट हो गए। तो चलिए फ्लैशबैक में जाते हैं। लगभग चाहत की उम्र 13 साल की रही होगी। वह अपने बूढ़ी वह आश्रम के एक केयरटेकर के साथ हमेशा जंगल की ओर जाया करती थी। वह केयरटेकर नहीं थी, उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। वह हमेशा चाहत को अपने साथ ले जाया करती, उन्हें चाहत बहुत ही ज्यादा पसंद थी। चाहत का व्यवहार और चाहत का भोलापन उनके दिल में बस चुका था। वह उन्हें बिल्कुल अपनी पोती की तरह प्यार करती थी और उन्हीं की देखरेख से चाहत आज इतनी बड़ी हो पाई थी। पर वह दादी बहुत ही ज्यादा बुरी थी। वह कभी कभी चाहत को लेकर जंगल में जाया करती थी, जो कि आश्रम से कुछ ही दूरी पर था। वह आश्रम शहर के एकदम कोने में बना हुआ था, क्योंकि आश्रम बनाने की जमीनें हमेशा अक्सर ही शहर से दूर ही मिला करती थी। जमीनें अक्सर बड़े बड़े लोगों द्वारा दाम में दी जाती थी, जो कि बीच सिटी में तो नहीं हो सकता है। तो आश्रम भी उसी के शहर के एक कोने में बना था जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। दादी जंगल से जड़ी बूटियां लेने जाती तो अपने साथ छोटी चाहत को भी लेकर जाती और उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान देती थी। वह अक्सर ही जाया करती थी। लेकिन एक दिन दादी की तबीयत खराब हो गई। वो चाहत से कहती है कि चाहत बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है और मैं वहां तक पैदल नहीं जा पाऊंगी, इसलिए कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। इस जड़ी बूटी से वो लोग बनाया करते थे और उसे फिर से किया करते थे, जिससे इनकी बॉडी बहुत आमदनी हो जाया करती थी और उसी से इनके आश्रम का खर्चा चलता था। और भी ऐसे छोटे छोटे काम होते थे जो बच्चों में बांटे गए थे। सभी बच्चे अपना अपना काम करते थे। छोटी मोटी इनकम से ही इनके आश्रम का खर्चा चलता था। दादी की बात सुनकर चाहत कहती है, ठीक है दादी, आप यहीं आराम करिए। मैं आपके लिए भी बड़ी गुटिया लाऊंगी जिससे आप खाकर बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे और आपका बुखार तो एकदम से छूअंतर हो जाएगा। इतना खाकर दादी को आराम से बिस्तर पर लेटा देती है और फिर अपना एक पुराना कटा थैला उठाकर जंगल की ओर चल देती है। अक्सर ये थैला दादी ही लेकर जाया करती थी, जिसमें आते वक्त वह जड़ी बूटियां भरकर आया करती थी। आज चाहत उसी थैले को लिए जंगल की ओर चल दी थी। चाहत छोटी तो थी लेकिन वह बिल्कुल भी डरती नहीं थी। उसे बिल्कुल भी जंगल में डर नहीं लगता था। वह निडरता के साथ जंगल के अंदर चली जा रही थी। उसे पता था कि जड़ी बूटियां कहां पर मिलेगी, इसलिए वह अपने कदमों को काफी तेजी से बढ़ा रही थी। चाहत पूरे दिन उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करती है। एक पर बहुत सारी जड़ी बूटियां चाहत इकट्ठा कर चुकी थी। अब उसका चेहरा भी उभरने वाला था। आज तो चाहत में काफी ज्यादा जड़ी बूटी इकट्ठा करनी थी। आमतौर पर वह इतनी लड़ी नहीं इकट्ठा कर पाती थी, क्योंकि उसके साथ हमेशा बाजी होती थी जो कि बहुत बड़ी थी और वो धीरे धीरे चल पाती थी। इस वजह से चाहत को नहीं धीरे धीरे चलना पड़ता था और वो पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाती थी। लेकिन आज चाहत पहाड़ों पर भी चढ़ी और जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करके आई। फिर जैसे ही चाहत पहाड़ों से नीचे उतरने लगी तभी उसे जोरदार किसी गाड़ी के टकराने की आवाज सुनाई पड़ी। चाहत बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वह उस ओर देखने लगती है जिधर से आवाज आई थी।
तो वह पाती है कि सामने कोई गाड़ी बहुत बुरी तरह से नीचे की ओर गिर रहा है। वह उसे देखकर बिल्कुल ही घबरा जाती है और फिर वह अपनी जगह पर स्टैच्यू बनी ही खड़ी रह जाती है। गाड़ी धीरे धीरे करके बिल्कुल नीचे आ गिर गई थी। जैसे ही चाहत देखती है कि गाड़ी अब पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है तो वह वहां खड़ी होकर देखने लगती है। चाहत इस समय गाड़ी से कुछ ही दूरी पर थी। गाड़ी उसके ठीक सामने कुछ दूरी पर गिरी थी क्योंकि चाहत इस समय पहाड़ों से नीचे आ चुकी थी। अभी चाहत चुपचाप उस गाड़ी को देख ही रही थी कि उसमें से अचानक किसी के कराने की आवाज आती है। चाहत को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, पर उसे इतना तो पता था कि गाड़ी के अंदर बैठा शख्स अभी जीवित है। उसके कराने की आवाज सुनकर वह दौड़कर उस ओर जाती है और फिर देखती है कि गाड़ी का शीशा तो चारों तरफ से बंद है। उसके अंदर वह बहुत झांकने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तब वह सामने की तरफ जाती है, जहां से उसका फ्रंट मिरर पूरी तरह से टूट चुका था। और जब चाहत सामने देखती है तो उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने का नज़ारा बहुत ही भयानक था। चाहत के लिए ये तो बहुत ही भयानक नज़ारा था। उस छोटी सी बच्ची इस नज़ारे को देखकर डर जाती है। उसका शरीर डर से कांपने लगता है क्योंकि सामने एक महिला और एक पुरुष खून से लथपथ पड़े थे और उसका फ्रंट मिरर का शीशा टूटकर उनके शरीर में बुरी तरह से धंसा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। उन लोगों को बस अपनी आंखों से दो टू देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह तो बिल्कुल पत्थर सी बनी हुई थी। तभी उसमें से महिला के कराने की आवाज आती है। चाहत देखती है कि वह महिला शायद अभी जीवित है, पर उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वह क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह महिला धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे तभी सामने अपनी गाड़ी के बोनट पर चढ़ी चाहत दिखाई देती है। वह उस छोटी सी बच्ची को देखकर एक उम्मीद से उसकी तरफ देखती है। वह महिला इतनी ज्यादा जख्मी थी कि दर्द से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी किसी तरह से वह महिला चाहत को अपने पास इशारा करके बुलाने लगती है। ये सब देखकर चाहत बिल्कुल डर जाती है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे करके और पास जाती है और महिला की आवाज सुनने की कोशिश करती है। वह महिला अपने टूटे फूटे लफ्जों में बोलती है कि पीछे मेरे बच्चे हैं, उन्हें बचा लो। इतना कहकर अमला अपने उसी जख्मी हाथ को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाती है और एक बटन प्रेस कर देती है, जिससे दरवाजे का लॉक अपने आप ही खुल जाता है और वह दरवाजा एक झटके के साथ ओपन होता है। जैसे ही चाहत देखती है कि उस गाड़ी का दरवाजा खुल चुका है तो वह भागकर उस ओर जाती है। वह तेजी से जाकर उस महिला के पास पहुंचती है और उस महिला से कहती है कि आप कौन हैं और मैं क्या करूं आपके लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह उस छोटी सी बच्ची को देखकर महिला के होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराहट बहुत ही हल्की थी। महिला समझ रही थी कि यह छोटी नन्ही सी बच्ची इस हालात को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुकी है, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। महिला पीछे अपना सर घुमाकर देखती है। उस तो पीछे उसके दो बच्चे बैठे थे जो कि अब शायद बेहोश हो चुके थे, पर वह देख सकती थी कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। उसे उम्मीद था कि उसके बच्चे सही होंगे। महिला बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी सामने। कार का आगे का भाग पूरी तरह से चिपक चुका था, जिस वजह से महिला खुद को वहां से नहीं निकाल पा रही थी। महिला उसे कहती है कि बेटा पीछे मेरे बच्चे हैं, प्लीज तुम उन्हें बचा लो और इस गाड़ी से जल्दी से निकाल कर दूर ले जाओ, वरना ये गाड़ी कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगी। ये सुनकर तो चाहत बिल्कुल ही डर जाती है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वह अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकती थी। उसे उसकी उस बूढ़ी दादी ने हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया था। तो वह तुरंत ही उस महिला को कहती है कि आंटी चलिए पहले मैं आपको निकालती हूँ। तो वह महिला कहती है कि नहीं, मेरे बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे इन दोनों बच्चों को बचा लोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा उपकार मानूंगी। मेरा पूरा वंश तुम्हारे उपकार के तलों तले दब जाएगा।
वह अपना फोन चाहत को देती है और उसका लात खोल देती है और कहती है कि बच्चा, इसमें एक नंबर है सूर्यवंश नाम से, उसे डायल करके तुम यहाँ के सिचुएशन के बारे में बता देना। यह इनके दादाजी का नंबर है। वह आकर बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे और वह अपने गले से लॉकेट उतार कर उस बच्ची को देती है और कहती है कि उन्हें ये लॉकेट दिखा देना। वह सब कुछ समझ जाएंगे। इतना कहते कहते उसकी सांसें उखड़ने लगती है और फिर वह बच्ची को बहुत ही उम्मीद से देखती है और उसके सामने अपना हाथ जोड़ लेती है। उसे नहीं पता था कि ये दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती है जो आज उसके सामने हाथ जोड़ रही है। अपने मौत के अंतिम क्षण में भी उसे अपने बच्चों का ख्याल था। वह हाथ जोड़कर बस उससे अपने बच्चों को बचाने का निवेदन करती है और फिर अचानक ही उसकी सांसें उखड़ने लगती है और एक ही पल में उसके सामने चाहत की आंखों के सामने ही उनका दम निकल जाता है और वो अपनी खुली आंखों से बस चाहत को देखे जा रही थी। उनकी सांसें थम चुकी थी। वह अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। चाहत को कुछ समझ नहीं आता तो चाहत उन्हें बार बार हिलाने लगती है और आंटी आंटी कहकर चिल्लाने लगती है। लेकिन वह महिला मर चुकी थी तो वह कैसे बोले। वह कुछ नहीं बोलती है। वहीं पास पड़ा आदमी जो कि पहले ही मर चुका था, वह उस महिला का पति था। ये लोग इंडिया किसी काम से आए थे, पर शायद इनके दुश्मनों को पता चल गया था और उन लोगों ने इनका एक्सीडेंट करा दिया हो तो सीधे रास्ते जा रहे थे और इस वक्त वह अपना काम पूरा करके लौट रहे, लेकिन अचानक एक ट्रक पीछे से आकर जोरदार धक्का देता है जिससे उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है और उनका इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं चाहत जब अपनी नजरें फेर कर पीछे देखती है तो वहां दो बहुत ही खूबसूरत बच्चे दिखते हैं। एक शायद उससे बड़ा होगा उम्र में और एक छोटा था। वह तुरंत ही पीछे की ओर भागती है क्योंकि उसे याद था कि आंटी ने उसे बताया था कि यह गाड़ी जल्दी ही ब्लास्ट हो जाएगी। वह जल्दी जल्दी भागकर उस बच्चे को निकालने लगती है। वह पहले चेक करती है कि बच्चा जीवित है कि नहीं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो उसे दादी के साथ रहते रहते मिल ही चुका था कि वह जान सके किसकी कंडीशन कैसी है। तो वह बच्चे को तुरंत चेक करती है, लेकिन देखती है कि बच्चे की सांसें चल रही थी। फिर वह उस बड़े लड़के को भी चेक करती है तो उसकी भी सांसें चल रही। वह भगवान के आगे हाथ जोड़ती है और उन्हें शुक्रिया अदा करती है कि उनकी मां का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और ये दोनों बच्चे जीवित है। वह जल्दी से उन बच्चों को गाड़ी से बाहर निकालती है। छोटे बच्चे को तो वह थोड़ी मशक्कत से निकाल कर बाहर ले जाती है और कुछ दूरी पर लिटा देती है, लेकिन बड़ा वाला, उसका शरीर भी थोड़ा भारी था और वह बच्चा भी बड़ा था। इस वजह से वह उसे नहीं ठीक से खींच पा रही थी। वह कैसे भी करके उसे बाहर निकालती है और उसे घसीटते हुए अपनी पीठ पर लाद कर थोड़ी दूर लेकर जाती है और दोनों बच्चे गाड़ी से बाहर आ गए, लेकिन तब भी चाहत को डर था कि गाड़ी विस्फोट होने से उसके टुकड़े यहां तक आ सकते हैं। इसलिए चाहत अब उन्हें फिर से खींचकर पहाड़ के दूसरे किनारे पर ले जाती है, जहां पर अगर गाड़ी के परखच्चे भी उड़ जाए तो उन्हें चोट आने का कोई खतरा नहीं था कि सामने एक बड़ा चट्टान था। वह उस चट्टान के ओट में उस छोटे बच्चे को लेटाती है और फिर भाग कर जाती है। उस बड़े बच्चे को खींचकर वहां तक ले जाने लगती है। वह उसे इतनी बुरी तरह से खींच रही थी कि बड़े बच्चे को शरीर में चोट लग रहा था और वह तकलीफ उसे महसूस हो रहा था क्योंकि वह इस समय अनकॉन्शियस था। पर उसे इतना महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में दर्द हो रहा है। वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, पर शरीर के दर्द को महसूस कर पा रहा था। तभी उसके इतनी बुरी तरह से खींचने की वजह से चाहत उस बच्चे को किसी तरह खींचकर सेफ जगह तक ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गाड़ी के ब्लास्ट होने पर उन बच्चों को चोट न आ जाए। इस समय चाहत के दिमाग में बस उसकी मां की कही बातें ही गूंज रही, जिस वजह से उसे अंदाजा लग चुका था कि यह बच्चे बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। शायद ये कोई बड़ी फैमिली से हैं और इनका रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि इनके एक्सीडेंट का कारण भी यह बच्चे ही रहे हो, जैसा कि इन बच्चों की मां बस बार बार उन्हें बचाने के लिए कह रही थी। तो वह अंदाजा अपने मन में ही लगा रही थी और वह घबराई हुई सी उस बड़े बच्चे को खींच रही थी। उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती है और लगातार उस बच्चे को दूर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक से जोरदार से ब्लास्ट होता है।
ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि उस बच्चे की आंखें अपने आप खुल जाती है। उसके कानों में वह आवाज बहुत ज्यादा तेज से सुनाई पड़ी थी। वह सब कुछ महसूस कर सकता था। इस वजह से उस आवाज को सुनते ही उस बच्चे की आंखें अपने आप खुल जाती है। वहीं चाहत को कुछ समझ नहीं आता तो वह खुद को उस बच्चे के ऊपर कर लेती है। वह नहीं चाहती थी कि उस ब्लास्ट के वजह से उस बच्चे को अब कोई भी चोट आए। इसलिए वह उसी के ऊपर लेट जाती है, जिससे गाड़ी का एक टुकड़ा उठकर चाहत की कमर में जोर से जाकर लगता है, जिससे उसके कमर में चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। चाहत के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। वह टुकड़ा इतनी फसे आकर लगा था कि चाहत का पूरा शरीर ही दर्द से भर गया था। वह टुकड़ा भले ही छोटा हो लेकिन वह जाकर बहुत ही बुरी तरह से चाह के शरीर में धंस गया था और वहां से अब बहुत तेजी से खून बहने लगा। वहीं उस बच्चे की आंख जैसे ही खुली वह अपने ऊपर उस लड़की को देखकर एकदम से दंग रह गया और उसकी नज़र जब चाहत के शरीर से बढ़ते हुए खून जो कि उसके शरीर पर अब गिर रहा था उस पर जाती है तो वह बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि इस लड़की ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई है। वह तुरंत ही खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस समय उसके शरीर में कई जगह जख्म लगे हुए थे। टकराने की वजह से गाड़ी के टकराने की वजह से उसे भी चोट आई थी, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ऊपर से उस जंगल में कटीली झाड़ियों से चाहत ने उसे खींचते हुए वहां तक लाया था, जिससे उसके पैरों में भी कई कांटे गड़ चुके थे और उसके पैर भी जख्मी हो चुके थे। पर इस समय उसे चाहत के खून को रोकना था। तभी चाहत कराते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर भी चाहत अपने दर्द को दबाते हुए उस बच्चे के ऊपर से उठती है और जब देखती है कि बच्चे की आंखें खुली हुई है तो वह उसे बहुत ही प्यार से देखती है और कहती है कि ब्रदर, क्या आप सही हैं? क्या आप ठीक हैं? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? उसकी इतनी प्यारी आवाज सुनकर वह बच्चा तो उसे एक तरफ देखने लगता है और जब उसका चेहरा देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वह बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, बहुत ही मासूम सी और बहुत ही सुंदर सी। वह बिल्कुल दूध के समान गोरी थी। उसकी नीली नीली आंखें और उसके प्यारे प्यारा सा चेहरा जिसे देखकर वह बच्चा तो बस उसे देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती बहुत ही ज्यादा थी, जिस वजह से वह तो उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। ऊपर से उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि एक पल के लिए वह बच्चा भी अपना दर्द भूल गया। तब जी चाहत उसे हिलाते हुए फिर से पूछती है, ब्रदर आप ठीक हैं? आप कैसे हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो फिर उसकी आवाज को फिर से जब वह बच्चा सुनता है तो वह तुरंत ही अपने होश में वापस आता है और उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर छोटी बच्ची तुम कौन हो? और तुम्हें देखो कितनी ज्यादा चोट लग गई है। फिर अचानक से वह उस गाड़ी की ओर देखता है, जहां वह गाड़ी धू धू करके अब जल रही थी। तो वह तुरंत ही कहता है कि मेरे माँ पापा और मेरा भाई कहाँ है? इतना सुनते ही चाहत उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह चुपचाप अपनी नजरें झुका लेती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी आंखों से उन्हें दम तोड़ते हुए देखा था। चाहत का अपना कोई परिवार नहीं था। उसके पास अपनी माँ नहीं थी, अपने पिता नहीं थे, इसलिए उस दर्द को चाहत महसूस कर सकती थी। बच्चा जैसे ही देखता है कि वह छोटी लड़की अपनी नजरें झुका ली है, उसका सर नीचे झुका हुआ है, पर उसके आंखों से आंसू बह रहा है, उसे कुछ अनहोनी होने का डर होता है। वह तभी चाहत को हिलाते हुए पूछता है कि छोटी बच्ची बताओ ना। जैसे ही वह चाहत को हिलाता है तो चाहत के मुंह से जोरदार आग निकल जाती है, क्योंकि इस समय उसका जख्म बहुत ज्यादा गहरा था और उसे बहुत दर्द दे रहा था। वह जैसे ही चाहत के मुंह से दर्द भरी आवाज सुनता है तो पता नहीं क्यों उसके दिल में दर्द उठता है और वह चाहत की ओर देखने लगता है। फिर अचानक उसकी नजर उसके जख्मों पर जाती है। वह देखकर एकदम हैरान रह जाता है। वह लोहे का टुकड़ा उसके शरीर में घुसा हुआ था। वह क्या करें? उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह चाहत को कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं इसे निकालता हूँ।
पर चाहत उसे मना करती है और कहती है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप इसे मत छुओ, इसे डॉक्टर ही निकाल सकता है। तब वह लड़का भी चुप हो जाता है। पर वह क्या करें, वह खून कैसे बंद करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चाहत उसे बताती है कि हमें उस पत्थर के पास जाना है, वहां तुम्हारा छोटा भाई भी है। इतना सुनते ही वह लड़के की आंखों में खुशी झलकने लगती है। वह किसी तरह खुद उठता है और चाहत को भी अपने साथ उठाता है और घसीटते घसीटते वह चट्टान के पीछे जाते हैं, जहां पर उसका छोटा भाई अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वह लोग जैसे ही उसे देखते हैं तो उसके पास जल्दी से जाते हैं और वहीं वह बड़ा लड़का अपने भाई को बार बार जगाने की कोशिश करने लगता है और वह उसे आवाज देने लगता है, सैयम उठो, सैयम उठो। सैयम क्या हुआ, वह उसे बार बार हिलाता है, लेकिन वह छोटा बच्चा कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर वह बड़ा लड़का घबराने लगता है। तभी चाहत कहती है कि रुको तुम, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर वह अपने झोले के पास जाती है किसी तरह से और अपना झोला लेकर आती है। इस समय चाहत को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह तभी उसमें से कुछ पत्तियां निकालती है और उसे कहती है कि इन पत्तियों को लो और इसे अपने हाथों से मींचकर इस लड़के के मुंह में इन पत्तियों का पानी डाल दो, इससे ये जल्दी होश में आ जाएगा। और वह भी कुछ अपने हाथों में झोले से पत्तियां निकालती है और उसे मींचना शुरू कर देती है। वह लड़का उसे चुपचाप खामोशी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा करे कि ना करे। तभी वह लड़का देखता है कि इस छोटी लड़की ने उन पत्तियों को मींचकर अपने जख्मों में रख लिया है। वह उसका हाथ झटक देता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम इस तरह से इसमें ये चीज नहीं रख सकती हो। तुम्हें पता है इससे यह इन्फेक्शन फैल सकता है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी वह छोटी लड़की उसे समझाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो लोहे का टुकड़ा मेरे शरीर में घुसा हुआ है उससे मुझे जरूर इन्फेक्शन फैल सकता है और मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन ये पत्तियां ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस इन्फेक्शन को कुछ वक्त के लिए रोके रहेगी और तब तक हम कोशिश करेंगे किसी से मदद मांगने की। उसकी बातों को सुनकर वह लड़का बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर चाहत कहती है कि इस वक्त मेरा खून रुकना भी जरूरी है, वरना धीरे धीरे मेरे शरीर से तो पूरा खून ही निकल जाएगा और मैं यहीं मर जाऊंगी। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर उस बड़े लड़के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों उसके मुंह से मरने वाली बात सुनकर उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी चाहत और पत्तियां निकालती है और उसे उसी तरह रगड़कर फिर से दूसरी तरफ अपने जख्मों पर रखने लगती है। तभी चाहत देखती है कि वह बच्चा अभी भी चुपचाप बैठा है। तो वह कहती है कि सुनो, इसे तुम रगड़ो और इसे रगड़कर उस बच्चे के मुंह में डालो, वरना उसे कुछ भी हो सकता है। तो वह फिर से चाहत को उम्मीद भरी नजरों से देखता है और कहता है, क्या ये सेफ है। तो वह बताती है, हाँ, यहाँ जब भी कोई ऐसी स्थिति में आता है तो इन पत्तियों को ही पीसकर उसका रस उसे पिलाते हैं और तुम यकीन मानो अगर इससे ये होश में नहीं आएगा तो भी इस पत्तियों से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो आमतौर पर यूज करने वाली चीजें हैं, इससे उसके शरीर में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उसकी बातों को मानकर अब वह बच्चा भी कुछ नहीं बोलता। उसके पास कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं था। वह अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता था, इसलिए वह भी चाहत के कहे अनुसार उसे पीसकर उसके मुंह में उसका रस डाल देता है। तभी चाहत कुछ और पत्तियां निकालती है और उसे रगड़ना शुरू कर देती है और जब वह पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है तो वह उसे उस बड़े बच्चे के चोट पर लगाना शुरू कर देती है। वह उसे मना तो करना चाहता था पर वह कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह जान चुका था कि जब चाहत के इतने बड़े चोट पर वह उसे निश्चिंत होकर लगा सकती है तो उसके जख्म तो उसके सामने बहुत छोटी छोटी थी। वह चुपचाप चाहत को देखता रोता है। वहीं चाहत उसे पूरे लगन के साथ उसके हर चोट पर उन पत्तियों को लगा रही थी। फिर तभी वह बच्चा पूछता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ है। उसकी आवाज सुनकर चाहत के हाथ एकाएक रुक जाते हैं और वह उस बच्चे की ओर देखने लगती है। फिर वह बच्चा फिर से कहता है कि देखो, तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ।
मैं इतना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल एक लावारिस की तरह पड़ा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और आगे क्या होने वाला है। उसकी बातों को सुनकर चाहत उसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती है और शुरू से अब तक जो भी उसने देखा था सब कुछ बता दिया। ये सुनकर उस लड़के की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह फफ कर रो उठ पड़ता है। उसकी माँ और उसके पापा इस दुनिया में नहीं थे। ये जानकर ही उसका दिल जोरों से दर्द करने लगता है। फिर भी वह लड़का बहुत ही ज्यादा सब्र करने वाला था। वह चाहत के सामने बहुत ज्यादा नहीं रोता है। वह क्या करें, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी चाहत उसे उसकी माँ का फोन देती है। जैसे ही वह बच्चा अपनी माँ का फोन देखता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि कम से कम उसकी माँ का फोन उसके पास है। फिर चाहत कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दादाजी को कांटेक्ट कर ले, पर मेरे पास अभी तक टाइम ही नहीं मिला जिससे मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकती थी। और फिर चाहत अपने पास से वह लॉकेट निकाल कर देती है जो उसकी माँ का था। ये लॉकेट उन लोगों का खानदानी लॉकेट था जो उन सबके गले में रहता था। तो वह बच्चा पूछता है कि यह तुमने कहाँ पाया? तो वह बताती है कि आंटी अपने अंतिम सांस लेते समय इस लॉकेट को मुझे दिया था और कहा था कि बच्चे तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकती हूँ, पर हाँ इस लॉकेट को लो और विश्वास रखो कि इसके रहते तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा और हमारी आने वाली हर पीढ़ी तुम्हारी शुक्रगुजार होगी। उसकी यह बातें सुनकर वह बच्चा भी अब उस लॉकेट को ध्यान से देखने लगता है। उसे अच्छे से पता था कि यह उनका खानदानी लॉकेट है और यह कभी भी किसी कीमत पर किसी को नहीं दिया जा सकता है। वह समझ चुका था कि उस समय उसकी माँ की सिचुएशन क्या रही होगी जब उसने उसे उतारकर उस बच्ची को दिया था। यानी उसकी माँ ने इस बच्ची को दिल से अपनाया था और अपना बच्चा समझा था, तभी उन्होंने ये लाके उन्हें दिया था। वरना उनकी जान भी चली जाए पर वह ये खानदानी लॉकेट कभी किसी को नहीं दे सकते थे। फिर वह बच्चा प्यार से चाहत के सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि मेरी माँ ने तुम्हें ये लाके दिया है, इसका मतलब उन्होंने तुम्हें अपना बच्चा माना है। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि यह भाई हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। आज तुमने हम लोगों दोनों की जान बचाकर हम पर सच में बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हें नहीं पता है कि हम लोग कौन है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर वह बच्चा उस फोन को अनलॉक करता है और फिर अपने दादा के पास कॉल करता है। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन रिसीव होता है तो वह अपने दादाजी की आवाज सुनता है। तभी दादाजी को वह यहाँ की सारी बातें बताता है। ये सुनकर तो उसके दादाजी के होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा, वरना वह अपने बच्चों को कभी भी इंडिया ना भेजते। उनके आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। वह तुरंत ही उस बच्चे को शांत रहने के लिए कहते हैं और फिर वह फोन उस छोटी बच्ची को देने को कहते हैं। जब वह छोटी बच्ची वह फोन लेती है तो दादाजी उसे बड़े प्यार से कहते हैं कि बच्चा तुम इन लोगों के साथ नहीं रहो, वह बिल्कुल अनजान हैं। अगर तुम इतना करोगी तो मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी मानूंगा। तुमने जैसे अभी तक उनका साथ दिया है, बस थोड़ा वक्त और साथ दो। हम तुरंत ही वहां के लिए निकल रहे हैं। चाहत भी उनकी बातें मान जाती है क्योंकि वह ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को तो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती है। फिर वह लोग वहीं पर बैठे रहते हैं। इस वक्त चाहत को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वह सुबह से निकली थी। वहीं उसकी दादी आश्रम में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। शाम ढल चुकी थी पर चाहत अभी तक नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वह वहां के एक कर्मचारी को कहती है कि जाकर चाहत को ढूंढे। वह कर्मचारी भी सुनकर कि चाहत अभी तक नहीं आई है, परेशान हो जाता है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर चाहत जंगल के बहुत अंदर आई थी और अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह कर्मचारी वहां नहीं जाता है। तभी वहां पर मौसम खराब हो जाता है और बारिश होना शुरू हो जाता है। ये देखकर चाहत भी घबरा जाती है। उन लोगों को चोट लगी थी और चाहत की चोट तो बहुत ज्यादा गहरी थी।
अगर अब तक उसने उस औषधि को ना लगाया होता तो शायद चाहत की जान भी जा सकती थी और उस बच्चे की भी जान जा सकती थी। लेकिन तभी वह छोटा बच्चा भी पानी पड़ते ही होश में आने लगता है। जब वह लोग देखते हैं कि छोटा बच्चा होश में आ गया है तो वह उन्हें जल्दी से उठाना शुरू कर देते हैं और फिर जाकर उनकी जान में जान आता है। जब वह बच्चा उठकर बैठ जाता है, उसे सही सलामत देखकर उसका बड़ा भाई उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, सैम तुम ठीक हो ना? सैम भी अपने बड़े भाई को गले लगाकर कहता है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। फिर वह इधर उधर देखकर कुछ हैरान हो जाता है और अपने सामने एक छोटी लड़की को देखकर वह अपने भाई से पूछता है कि भाई ये कौन है? तो उसका भाई बोलता है कि यह हमारी छोटी सिस्टर है। तब वह पूछता है कि भाई माँ पापा कहाँ है? तो वह बताता है कि वह अभी कहीं गए हैं। तुम शांत रहो, अभी हम बताते हैं। हम यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, इसलिए अभी तुम शांत रहो। वह नहीं चाहता था कि वह अभी सैम को कुछ भी बताए क्योंकि वह अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा अटैच था। अगर वह सुनता तो शायद बर्दाश्त ना कर पाता और उसकी कंडीशन अभी ऐसी नहीं थी कि उसे ऐसी सॉफ्ट न्यूज़ दी जाए। इसलिए वह बड़ी चतुराई से उससे झूठ बोल देता है। वहीं चाहत भी उसे देख रही थी। वह भी समझ रही थी कि वह उससे क्यों झूठ बोल रहा है। वह भी कुछ नहीं बोलती है और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है। वहीं उसका बड़ा भाई जिसका नाम निकोलस था, वह सैम से कहता है कि सैम तुम ठीक हो ना? तो सैम कहता है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ पर मुझे दर्द हो रहा है। वह पूछता है कहाँ दर्द हो रहा है? तब वह अपने जख्मों को दिखाता है। जब चाहत देखती है कि उसके भी चोट लगी है तो वह तुरंत अपने बैग से वही जड़ी बूटियां निकालती है और उसे मूंझना शुरू कर देती है और उसे लगाने लगती है। पर स्वयं अपना हाथ झटकने लगता है और कहता है, पागल लड़की तुम क्या कर रही हो? उसकी बातों को सुनकर चाहत तो उसे आश्चर्य से देखने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और फिर अपना काम जारी रखती है। वहीं निक उसे चुप कराता है और कहता है कि चुप रहो और करने दो, और यह क्या बदतमीजी है? तुम उसे पागल लड़की क्यों कह रहे हो? वह जो कर रही है शांति से उसे करने दो। इस समय बारिश और तेज हो रही थी। चाहत हमेशा यहाँ आती इसलिए उसे पता था कि यहाँ पर एक छोटा सा खंडहनुमा गुफा है। वह उन लोगों को कहती है कि वह कुछ दूर आगे चले जिससे वह इस बारिश के पानी से बच सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा छोटा सा जगह है जहां पर वो तीनों छुपकर बैठ सकते हैं और इस भारी बारिश से बच जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर वो तीनों ही उस ओर चले जाते हैं। जंगल में अंधेरा बढ़ चुका था। चाहत को अब जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने लगी थी। वहीं बेचारे शाम की तो हालत ही खराब हो रही। वह रोने लगा था और कह रहा था, भाई यहाँ तो बहुत सारे जानवर बोल रहे हैं। वहीं निक उसे शांत कराता है और कहता है कि चुप रहो, वह बहुत दूर है। वह जंगल में है। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और वैसे भी हम इस गुफा के अंदर है। वह यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। बारिश हो रही है जिस वजह से वह हमें सूंघ भी नहीं सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर की जान में जान आता है। वही चाहत भी घबरा रही थी क्योंकि वह कभी रात में जंगल में नहीं रुकी थी और उसने हमेशा ही सुन रखा था कि यह जंगली जानवर बहुत खतरनाक है। वह लोगों की जान ले लेते हैं और कई बार ऐसे हादसे भी हुए थे। पर वह भगवान से प्रे करती है कि आज इन दोनों बच्चों की जान बचा लो। ये किसी की अमानत है। उनके जाने के बाद जो भी कुछ करना मेरे साथ कर लेना भगवान। शायद भगवान भी उसकी प्रे सुन रहा था जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए उनकी जिंदगी की भी अपनी जिंदगी के बदले में मांग रही थी। इसलिए वहां कोई भी जानवर नहीं आता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। वह तीनों के तीनों थकाकर वहीं सो जाते हैं। चाहत के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह दर्द की वजह से बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। पर फिर भी वह हिम्मत बांधे थी। उन दोनों बच्चों को देखकर वह अपना सब्र नहीं खो रही थी। वहीं वह बच्चे भी उसकी हालत को देख रहे थे और अब तक सैम ने उसके जख्म को भी देख लिया था। इसलिए वह बिल्कुल शांत हो गया था। उसे कुछ पता नहीं था।
लेकिन फिर भी वह समझ रहा था कि इस बच्ची को बहुत ज्यादा चोट लगी है और वह भी इनके साथ फंस गई है। धीरे धीरे पानी बंद हो जाता है और बोकी हल्का हल्का अपना लालिमा फैलाने लगती है। तभी अचानक से आसमान में बहुत सारे चापर की आवाज सुनाई देती है। आसमान में उठती गड़गड़ाहट को सुनकर उन तीनों की नींद खुल जाती है। तभी उनका लोकेशन ट्रैक करते हुए बहुत सारे चापर वहां पर आ जाते हैं और उसमें से बहुत सारे गार्ड नीचे उतरने लगते हैं। तभी अचानक से निक बाहर निकलता है और वह चुपचाप उसे देखने लगता है कि यह लोग कौन है। उसे इस समय डर था कि यहाँ कोई दुश्मन तो नहीं आ गया है, क्योंकि ऐसे हादसे हमेशा उन लोगों के साथ हुआ करते थे और उसे इस वक्त भी अंदाजा लग चुका था कि उनके साथ जो ये हादसा हुआ है उनके दुश्मनों का ही काम है, क्योंकि जिस वक्त उसने गाड़ी को ठोकर मारते देखा था वह पीछे पलट कर देख रहा था, वह ट्रक बार बार उन्हें ठोकर मार रहा था। इस वजह से वह समझ चुका था कि कोई उन पर अटैक कर रहा है। लेकिन इससे पहले वह अपना कंट्रोल गाड़ी पर बना पाते, वह ट्रक ने जोरदार ठोकर मारी और वह बगल खाई में गिर गए थे। फिर उसके बाद वह का निक को कुछ भी याद नहीं था। वहीं चापर से बहुत सारे लोग नीचे उतरने लगते हैं। जैसे ही उनके बैच को निक देखता है तो वह समझ जाता है कि यह तो उनके गार्ड है। वह जल्दी से उन्हें हाथ दे देता है और आवाज लगाना शुरू कर देता है। जैसे ही गार्ड निक की आवाज सुनते हैं, वह तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और भागते हुए उसके पास आते हैं। तभी एक छापर नीचे जमीन पर लैंड करता है, जिसमें से उसके दादा और उसके कुछ सिक्योरिटी गार्ड उतरते हैं। वह दादाजी के पर्सनल गार्ड थे जो हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए रहते थे। और दादाजी जैसे निकलते हैं, वह अपने बच्चे की हालत देखकर कांप जाते हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर उनके आंसू तो बंद ही नहीं हो रहे थे। वह जल्दी से भागते हुए जाते हैं और अपने बच्चे को गले से लगा लेते हैं। वहीं अब तक में सैम और चाहत की भी आंखें खुल चुकी थी, पर चाहत के शरीर में अब इतनी जान नहीं बची थी कि वह उठ पाए, क्योंकि उसका पूरा शरीर अब पीला पड़ चुका था और शायद अब उस टुकड़े का पॉइजन भी उसके शरीर में फैल रहा था। चाहत को लग रहा था कि अब उसकी अंतिम सांसें आ चुकी है, अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन उस बात की खुशी उसके होठों पर दिख रही थी कि उसके पास जो अमानत थी अब वह सही हाथों पर जा रही है। इतनी छोटी सी बच्ची के दिल में ऐसे एहसास थे जिसे देखकर भगवान को भी उस पर दया आ जाए। तभी सैम भागते हुए दादाजी के पास जाता है और उनके गले से लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। सैम को ऐसा करता देखकर दादाजी उसे चुप कराते हैं और शांत रहने को कहते हैं। वह दोनों को बहुत ही प्यार भरी नज़र से देख रहे थे। वह भगवान का बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन दोनों बच्चों की जान बची है। भले ही उनके बेटा और बहू की जान चली गई, लेकिन भगवान ने उन पर इतना रहम किया कि उनका वंश नहीं डूबने दिया, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियों से सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही थी उनके घर में। उनके घर कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ था। ये दो बच्चे ही उनके घर में चौथी पीढ़ी में पैदा हुए थे। बाकी की 3 पीढ़ियां सिर्फ लड़कियों के से ही चलती आ रही थी। दादाजी भी उनके अपने सगे नहीं थे, उन्हें भी गोद लिया गया था। पर दादाजी बहुत ज्यादा लायल थे अपने उस मालिक के प्रति जिन्होंने उन्हें गोद ले अपनी संतान बनाया था। इस वजह से दादाजी अपने अंतिम सांस तक इन बच्चों की केयर करना चाहते थे, और आज जब वह देखते हैं कि उनके अपने बच्चे इस हालत में थे तो उनकी रूह कांप जाती है। वहीं वह लोग तभी दादाजी के गले ही लगे थे। तभी अचानक निक को याद आता है कि यहाँ तो वह छोटी बच्ची है ही नहीं। वह अपने चारों तरफ देखता है। उसे इस तरफ देखता हुआ देखकर दादाजी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? तो वह बताता है कि दादाजी वह छोटी बच्ची जिसने हमारी जान बचाई थी। उसके मुंह से ये सुनकर दादाजी भी चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी निक को याद आता है कि वह लोग अंदर थे। वह दौड़कर उस ओर जाने लगता है। उसके पीछे दादाजी और उसके सारे गार्ड भी भागकर निक के पीछे जाने लगते हैं। तभी निक अंदर आता है तो वह चाहत की ऐसी हालत देखकर एकदम से डर जाता है। चाहत इस समय बेहोश हो चुकी थी। उसके अंदर जैसे जान ही नहीं बचा हो। निक जल्दी से जाकर उसे हिलाने लगता है और बोलने लगता है, सिस्टर उठो। सिस्टर उठो, क्या हुआ तुम्हें?
वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसको ऐसा करता देख दादाजी भी वहां पहुंच जाते हैं और वह तुरंत ही उस बच्ची की नब्ज चेक करते हैं तो पाते हैं कि उसमें अभी जान बाकी है। फिर वह उस बच्ची की दशा देखते हैं और उसके शरीर में धंसे उस लोहे के टुकड़े को भी देखते हैं जो अभी आधा बाहर निकला हुआ था। वह देखकर दादाजी के आंखों से आंसू बह जाता है। कोई इतना छोटा सा बच्चा कैसे इस हद तक जा सकता है कि वह बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों की रक्षा कर रहा था। ये सोचकर उस बच्ची के प्रति दादाजी के मन में बहुत ही सम्मान की भावना आ जाती है। वह तुरंत अपने गार्ड को इशारा करते हैं। गार्ड लेकर उन्हें तुरंत ही गार्ड आगे बढ़कर चाहत को बड़े आराम से अपनी गोद में उठाता है और जाकर चॉपर में बैठ जाता है। जैसे ही वह अंदर चॉपर पे जाता है तो वहां पर कुछ डॉक्टर की टीम थी मौजूद थी। दादाजी उन्हें अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चों की कंडीशन क्या है। वहीं वह डॉक्टर जैसे ही उस बच्ची को देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वह जल्दी से उस बच्ची को वहां लेटाने के लिए बोलते हैं। वह गार्ड तुरंत ही उस बच्ची को वहां लेटा देता है। दादाजी उस डॉक्टर को कहते हैं कि तुरंत इस बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू करो। इसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वह डॉक्टर तुरंत उनकी बात को मानकर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। किसी तरह उस लोहे के टुकड़े को निकाला जाता है तो देखते हैं कि वह लोहे के टुकड़े का एक मोटा भाग उसके कमर में धंसा हुआ था। वह देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि यह बच्ची अभी तक जिंदा कैसे है। अब तक तो पॉइजन उसके पूरे शरीर में फैल जाना चाहिए था और उसकी मौत हो जानी चाहिए थी क्योंकि उन लोगों को जख्म देखकर इतना तो पता चल चुका था कि यह बहुत वक्त पहले का लगा हुआ है। फिर वह लोग आश्चर्य से दादाजी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि सर इस बच्ची के शरीर में अभी तक पॉइजन नहीं फैला। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोहे का टुकड़ा तो बहुत ही ज्यादा जहरीला है और इस वजह से इसके शरीर पे जहर भी फैल जाना चाहिए था। लेकिन इस बच्ची के शरीर में कभी पूरी तरह से जहर नहीं फैला और इतनी देर तक ये सर्वाइव कर गई। वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी नीक अचानक से कहता है कि हाँ उस बच्ची ने हम लोगों को कुछ पत्ते पीस कर दिए थे और कहा था कि इसे लगाने से हम लोग सही रहेंगे और हमारे शरीर में पॉइजन नहीं फैलेगा और हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे दर्द भी नहीं होगा। और सच में दादाजी हम लोगों ने जब उन पत्तों के रस को अपने शरीर में लगा लिया तो हमारे शरीर से कुछ ही देर में दर्द भी चला गया था और हमें कम तकलीफ हो रही थी। उसकी बातों को सुनकर दादाजी को समझ आ जाता है कि इस बच्ची को जड़ी बूटियों का नॉलेज है क्योंकि जो पत्ते की बात वह कर रहा था उससे तो दादाजी को अंदाजा लग रहा गया था कि वह बच्ची जड़ी बूटियों के बारे में अच्छे से जानती थी वरना किसी भी तरह से उसका इस तरह सर्वाइव करना मुश्किल था। लेकिन उसकी नॉलेज की वजह से आज वह जिंदा थी। दादाजी बहुत फक्र के साथ उस लड़की को देखने लगते हैं। वह लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी दादाजी को, बिल्कुल उनके बच्चों की तरह ही उसकी छवि दिख रही थी। उनके बच्चों की तरह वह भी दूध के समान गोरी थी और उसके नैन नक्श भी उनके बच्चों की तरह ही दिख रहे थे। वह भगवान का हाथ ऊपर करके धन्यवाद अदा करते हैं और कहते हैं भगवान तेरी लीला अपरंपार है। हमें एक बच्ची देने के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया और हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए इस बच्ची का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वह दादाजी चॉपर में बैठ जाते हैं और अपने बच्चों को भी अपने साथ बैठा लेते हैं। कुछ ही पल में वह चॉपर वहां से उड़ जाता है। अब वह लोग अपने देश लौट रहे थे। वह लोग अमेरिकन थे। वह अमेरिका से यहाँ आए हुए थे। फिलहाल उनकी पीढ़ी तो इंडियन ही थी लेकिन वह सब दिन वहीं, लेकिन वह हमेशा से अमेरिका में ही रहते आए थे। इस वजह से उन लोगों को इंडिया के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन दादाजी जो कि अक्सर ही इंडिया आया करते थे बिजनेस डील के लिए, तो उन्हें यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। वह अपने कुछ गार्ड को रोककर यहाँ पर इस बच्ची के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं और कोई भी इस प्रॉब्लम ना हो इस बच्ची के लिए, इसलिए सब कुछ शॉर्ट आउट करने को कहते हैं। उनके कुछ गार्ड वहां रुक जाते हैं। बाकी सब के सब चाप से वापस अपने देश को लौट जाते हैं। इस वक्त दादाजी की आंखें, अब हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं। इस समय हम प्रेजेंट में देखते हैं। दादाजी की सोचते सचते आंखें बंद थी और उनके आंखों से दो बूंद आंसू भर जाते हैं।
क्योंकि इस समय सब कुछ दादाजी सोच रहे थे कि कैसे ये बच्ची उन्हें मिली थी और कैसे तूफान का और बारिश का इससे रिश्ता है। उनके बगल चाहत भी अपने आंखें बंद किए वही सब सोच रही थी। तभी अचानक से वह लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। दादाजी चाहत को बड़े प्यार से उठाते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बच्चा चलो, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे दोनों भाई बहुत ही बेसब्र हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। चाहत भी उनकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह लोग जैसे ही अपने जेट से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि उनके बहुत सारे गार्ड वहां पर खड़े हैं। चाहत जैसे ही नीचे उतर कर आती है तो सारे गार्ड उसके सम्मान में अपना सर झुका लेते हैं क्योंकि चाहत उनकी बॉस थी। चाहत यहाँ पर बहुत वक्त रह चुकी थी, इसलिए सारे गार्ड चाहत को अच्छे से पहचानते थे और उन सबका चाहत के साथ एक अच्छा रिश्ता था। सभी गार्ड के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी चाहत को वापस देखकर। फिर चाहत और दादाजी उन गार्ड के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। बाहर लंबी गाड़ियों का काफिला खड़ा था। एक से एक लग्जरी और महंगी गाड़ियां खड़ी थी। तभी दादाजी जाकर एक गाड़ी के सामने रुकते हैं जो कि उनकी पर्सनल गाड़ी थी। एक गार्ड आकर उसका गेट खोलता है। चाहत और दादाजी उसके अंदर बैठ जाते हैं। फिर वह लोग अपने विला के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह लोग अपने विला में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा विला एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ये देखकर चाहत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह समझ जाती है कि यह काम उसके भाइयों का है। वह गाड़ी से नीचे उतरती है। जैसे ही नीचे उतरकर वह सामने आती है तो सैम दौड़कर जाकर उसके गले से लग जाता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। वह इतना ज्यादा उसका चाहत को देखकर कि वह उसे बयां नहीं कर पा रहा था। वहीं मिग भी जल्दी से उनके पास आता है और चाहत को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके सर पर प्यार से किस करता है और कहता है कि सिस्टर तुम आ गई। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम वहां जाकर हमें भूल गई थी। चाहत तुम उन्हें बहुत ही प्यार से देखती है। ये तो अनजाने रिश्ते उसके अपने सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। उनके साथ उनका खून का रिश्ता नहीं था, पर ये दोनों उनके खून के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा बढ़कर थे। इन लोगों ने हर वक्त उसका साथ दिया, हर मुसीबत पर उसके साथ खड़े रहे, परछाई बनकर उसके साथ चलते थे। चाहत इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वहीं सैम और निक तो अब चाहत को दोनों हाथों को पकड़कर जल्दी से विला के अंदर ले जाने लगते हैं और उसे एक एक बात करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि देखो हमने विला को कितने प्यार से तुम्हारे लिए सजाया है, या तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं। चाहत उनकी बातों को सुनकर कहती है कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग इसे ना सजाते तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हो, बस मेरे लिए वही बहुत कुछ है। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं भला हमारी प्यारी प्रिंसेस यहाँ आए और हम लोग ऐसे ही बैठे रहे तो हम पैसे के भाई हैं। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगता है। अब यहाँ पर हम आपको सैम के बारे में बता दें। सैम शुरू चाहत से चिढ़ रहा था, लेकिन जब उसने अपने भाई से सारी बातें सुनी और उसे पता चला कि अब उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन चाहत के बारे में जानकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसे ऐसा लगा मानो उसे एक छोटी बहन मिल गई हो। वह चाहत से बहुत प्यार करने लगा था। धीरे धीरे वह उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। चाहत और स्वयं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हर वक्त स्वयं चाहत के आगे पीछे ही घूमा करता था और अपनी बचकानी हरकतों से उसका मूड ठीक कर दिया करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब इतनी प्यारी फैमिली चाहत के पास थी तो वह क्यों उस फैमिली में गई होंगी। तो दोस्तों चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दादाजी ने चाहत के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। वह चाहत के हमेशा उदास चेहरे को देखकर यही सोचा करते थे कि शायद चाहत को अपनी फैमिली की याद आती होगी और भरा वह कौन ही बच्चा होगा जिसे अपनी फैमिली की याद ना आए और जिसे अपने माँ पापा का प्यार नहीं चाहिए होगा। यही सब सोचकर दादाजी ने उसके फैमिली के बारे में पता लगाया और फिर जाकर उन्हें किसी तरह ये बता दिया गया कि चाहत उनकी बच्ची है। जब उन्हें पता चला कि चाहत उनकी बच्ची है तो वह लोग चाहत को लेने अनाथालय पहुंच गए।
दादाजी ने भी उनके बारे में पूरी जानकारी निकाल रखी। उन्हें भी पता था कि उन लोगों ने चाहत के बदले एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया था और उसे बहुत प्यार से रखते हैं, उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब सोचकर दादाजी ने सोचा था कि जब वो दूसरे की बच्ची से इतना प्यार कर सकते हैं तो अपनी बच्ची को तो वह सर आंखों पर बैठा कर रखेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि यह सब उल्टा ही हो जाएगा। दादाजी ने पहले ही अनाथालय से चाहत की सारी जानकारी हटवा दी थी कि चाहत ही ईश्वर कहाँ है। सबके लिए चाहत तो अब भी उसी आश्रम में रहती थी, इसलिए कपूर परिवार को नहीं पता चल सका कि चाहत इस वक्त कहाँ है। वह तो सोचते थे कि वह उसी आश्रम में पलीवे और बिल्ली लड़की है, पर उन्हें क्या पता कि वह कितनी ज्यादा पावरफुल लड़की है। वह यहाँ दादाजी के साथ 5 सालों तक रही और उसने दादाजी से सब कुछ सीखा। दादाजी और दादाजी के दोस्त जो कि चाहत को अपने बच्चे के समान मानते थे और उसके सीखने और उसके दिमाग को देखकर तो वह हैरान रह जाते थे। चाहत को कोई भी चीज एक बार बता दो तो वह तुरंत ही उसे ऑब्जर्व कर लेती थी और एक ही बार में सीख जाती थी। उसे इतना इंटेलिजेंट देखकर तो दादाजी लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती थी और उसे बहुत अधिक सिखाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे चाहत को बिजनेस की अच्छी नॉलेज हो गई थी और उसे अपनी सेफ्टी के लिए उन लोगों ने कई तरह के मार्शल आर्ट, जुडो, कराटे, हर तरह की ट्रेनिंग भी दिलवाना शुरू कर दिया था। क्योंकि जैसे ही वह बिजनेस की दुनिया में कदम रखेगी तो दादाजी को पता था उसके बहुत से राइवल भी पैदा होंगे जिस वजह से चाहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह वह दोनों दादाजी मिलकर चाहत को बहुत कुछ सिखाते हैं। जो कुछ उनके बस में रहता है वह कुछ सिखाते हैं और जो कुछ उनके बस में नहीं था उसके लिए वह लोग टीचर अपॉइंट कर रखे थे जो चाहत को सिखाया करता था। इस वजह से चाहत को बहुत ज्यादा नॉलेज थी और चाहत के अंदर सीखने की जुनून भी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से वह हर चीज को कम ही वक्त में सीख जाया करती थी। ये सब देखकर दादाजी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और चाहत की निश्चल प्रेम भावना को देखकर वह चाहत के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करते थे। वहीं दूसरे दादाजी तो पूरी अपनी लेबोसी ही चाहत के नाम कर देना चाहते थे, पर चाहत जो थी कि वह तैयार ही नहीं होना चाहती थी। वह अपना सक्सेसर चाहत को बनाना चाहते थे, पर चाहत उन्हें बार बार मना कर देती थी और कहती थी कि आप लोगों ने जो कुछ भी मुझे दिया वह मेरे लिए बहुत है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए जो हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। ये कहकर वह हमेशा बात को टाल देती थी। तीसरे दादाजी जिनका नाम अशोक मित्तल था, वह दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन थे। उसके दूसरे दादा सूर्यदेव खुराना, वह भी एक बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन, दोनों पक्के दोस्त थे और इनकी दोस्ती बहुत ही पहले से चली आ रही थी और इन दोनों के दोस्ती फिर रिश्तेदारी में बदल जाती है जब इनकी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ हो जाती है। इस वजह से ये दोनों अब बहुत ही ज्यादा गहरे दोस्त बन चुके थे। वहीं वह लोग दुनिया के इतने बड़े जाने माने हस्ती थे कि उनसे मिलना किसी के लिए इतना आसान नहीं था। वहीं वह लोग अपनी लेबोसी चाहत को देना चाहते थे। वह जानते थे कि चाहत के मन में कोई भी कपट नहीं है और वह ये भी जानते थे कि उनकी यह शिक्षा चाहत बहुत आगे तक ले जाएगी। उन लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट थे जो दुनिया से छुपे हुए थे। वह सारे टैलेंट उन लोगों ने एक एक कर चाहत को सिखाया था, जिस वजह से चाहत बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी थी। लेकिन कपूर खानदान में जाने के बाद वह सिर्फ माँ पापा का और अपने भाइयों का प्यार पाने के लिए उनके सामने भोली और मासूम बनी रहती थी और उनके हर जुल्म को सहती थी, बस यही सोचकर कि एक दिन वह लोग उसे अपना लेंगे। पर उसे नहीं पता था कि यह लोग उसे कभी नहीं अपनाएंगे और एक दिन उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। पर दादाजी को इस सब बारे में नहीं पता था। उन्हें तो बस इतना पता था कि चाहत वहां गई थी और उसके साथ बुरा व्यवहार होता था। वह चाहत को कई बार वापस बुलाने की कोशिश भी करते रहे, पर चाहत बार बार उन्हें ये कहकर मना करती गई कि नहीं, वह अभी नहीं आ सकती है, उसे अपने मॉम डैड के साथ ही रहना है। जब वह वापस आना चाहेगी तो उन्हें बता देगी। लेकिन फिर भी दादाजी अभी उसकी तरफ से निश्चिंत नहीं थे, इसलिए वह हमेशा अपने गार्ड उसके पीछे लगाए रखते थे। इस वजह से जब भी साइना उसे नुकसान पहुंचाती थी तो चाहत बच जाया करती थी।
चाहत कभी भी साइना के ऊपर पलटवार नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके मम्मी पापा साइना के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच है और अगर वह उसे नुकसान पहुंचाएगी तो उसके मम्मी पापा और उसके भाइयों को अच्छा नहीं लगेगा और वह साइना को दिल से अपनी बड़ी बहन मानती थी। इस वजह से भी वह उसके षड्यंत्र को अच्छे से नहीं समझ पाए और उसका ये हसररा हो गया था। लेकिन इस बार तो वह सब कुछ समझ रही थी। इस बार तो वह साइना को छोड़ने वाली नहीं थी। वहीं धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। वह इतनी तेजी से बीत गया कि पता ही नहीं चला, लेकिन अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। जहां साइना एक तरफ एक मॉडल बन चुकी थी और अब वह फिल्मी दुनिया में अपना पैर जमाना चाहती थी। वह एक एक्टर बनना चाहती थी जो कि उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था क्योंकि उसके साथ कपूर खानदान खड़ा था। कपूर खानदान ने भी धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा लिया था। वहीं अब तक चाहत ने भी बिजनेस की दुनिया में कदम रख लिया था। इन 3 सालों में उसने अपनी बहुत सी कंपनियां खोल रखी थी। हालांकि यह कंपनियां तो उसने 5 साल पहले ही खोल रखी थी, जिसे छोड़कर वह इंडिया चली आई थी। लेकिन जब वह वापस गई तो उसने पूरी अपनी जान लगा दी उस कंपनी को आगे बढ़ाने में। उसका जिद था, उसका जुनून। ये तो वही जाने, पर उसने एक पल के लिए भी इन 3 सालों में आराम नहीं किया और वह अपने हर काम को अपना जिद बनाकर करती रही। उसे जिद थी दुनिया को जीतने की। उसे जिद थी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की। उसने एक पल के लिए भी अपने जिद को नहीं छोड़ा था। उसे पता था कि उसके घर वालों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। वह एक दिन भी सुकून से नहीं सोई, क्योंकि पिछले जन्म के वह डरावने सपने उसे नाइटमेयर की तरह आते रहते थे और वह उसे भूलना भी नहीं चाहती थी। इसलिए हर रोज वह उसे सोचती थी, जिस वजह से वह उस दर्द को भूल नहीं सकी। यही दर्द था जो उसे जिंदगी जीने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित कर रहा था। यही वह दर्द था जो उसे बार बार सब कुछ जीतने के लिए बेचैन कर रहा था। चाहत ने बहुत सी कंपनियां खोल रखी थी, जिसमें से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की थी तो कुछ डिजाइनिंग से जुड़ी हुई थी। बड़ी बड़ी कंपनियों में उसके नाम होते थे। उसी देश में नहीं बल्कि बहुत से देशों में उसने अपनी कंपनियां खोल रखी थी। उसके साथ ही उसने इंडिया में भी अपना पैर जमा रखा था। पिछले 3 सालों से वह इंडिया में भी साइलेंट तौर पर काम कर रही थी, जो कि किसी को नहीं पता था। उसके सारे काम उसे बहुत ही विश्वास पात्र लोग यहाँ देख रहे थे। वह एक धमाके के साथ इंडिया में आने वाली थी, इसलिए उसे अपना पैर इंडिया में मजबूती से जमाना था। वहीं वह अपने दुश्मनों की भी खबर हर पल रखती थी। जब उसने जाना कि साइना अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पैर रखने वाली है तो उसने उस पूरी इंडस्ट्री पर अपना जोर लगा दिया। उसने कुछ कंपनियां खरीद ली जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि जो उसे कुछ ही वक्त में उस इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले सकती थी। वह इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी कि वह जो चाहे उस इंडस्ट्री में करवा सकती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। बस सब ये जानते थे कि वह उसे बस लोग खुराना के नाम से जानते थे। उसके आगे उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। बस इतना जानते थे कि वह सी खुराना है, पर वह उसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कोई नहीं जान सका। सी खुराना से ही वह बहुत ज्यादा फेमस थी। वहीं उसकी एक और आइडेंटिटी थी रेड रोज की, जो कि मम्मी, जो कि ब्यूटी की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस थी। सब कुछ रेड रोज ब्रांड के ही जल्दी सारी और रेड रोज ब्रांड का ही डंका बजता था। कुछ ही दिनों में रेड रोज ने पूरी इंडिया में पैर पसार लिया था और वह इतना जल्दी इसलिए हो सका क्योंकि उसकी साख बहुत ज्यादा फैली हुई थी। विदेशों में बहुत से ऐसे देशों में उसकी साख फैली हुई थी जिसे देखकर कोई भी इस ब्रांड का कोई इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसकी साख विदेशों में इतनी ज्यादा फैली है तो इंडिया में तो उसका क्या ही कहना। इस वजह से रेड रोज ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। सबसे बड़ा कारण उसका फेमस होने का, क्योंकि वह विदेशों में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। इस वजह से इंडियन लोग जो विदेशों से इस कंपनी के माल उठाया करते थे, अब उन्हें इंडिया में ही माल मिल जाता था, जिस वजह से उनके सप्लाई का भी खर्चा कम आता था, तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। इसलिए बहुत सारी कंपनियां उसी माल को लिया करती थी।
अब उन्हें विदेश से टर्नओवर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस वजह से इस कंपनी ने कुछ ही वक्त में अपना पैर पसार लिया था। वहीं सीएच मित्तल नाम से वह डिजाइनिंग इंडस्ट्री में भी अपना पैर पसार चुकी थी। सभी कीमती डिजाइनों पर बस सीएच का लोगो होता था। वह ब्रांड अपने आप में बहुत ही ज्यादा कीमती होता था और उसे डिजाइन करने वाले लोग भी बहुत बड़े बड़े डिजाइनर होते थे, जिस वजह से उस प्रोडक्ट को लेने की होड़ हमेशा मची रहती थी और काफी बड़े बड़े अमीर फैमिली के लोग उसे बाय करते थे। चलिए चाहत की कंपनियों के बारे में तो हम धीरे धीरे आपको स्टोरी में बताते रहेंगे। फिलहाल स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि चाहत ने कपूर सर ने छोड़ दिया है क्योंकि वह उन लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी है। अब चाहत पुराना बन चुकी है और अशोक मित्तल की पूरी लिबोसी लेने की वजह से अब वह मित्तल भी अपने सरनेम के आगे लगाती है। फिलहाल अभी उसने हाँ तो नहीं कहा था दादाजी को, लेकिन फिर भी अशोक मित्तल ने उसे अपना वारिस बनाने का पूरा मन बना लिया था क्योंकि उनके अपनी कोई संतान नहीं थी। वह चाहत को पूरी तरह से अपनी बच्ची मानते थे। वहीं अशोक मित्तल के बेटा और बहू जिनका नाम अमन और आलिया था, वह दोनों चाहत को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला कि चाहत वापस लौट आई है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने चाहत को अपने पास रखने की जिद की, जिससे चाहत भी उन्हें मना नहीं कर पाए और चाहत के इस तरह दो दो घर हो गए थे। चाहत कभी स्वयं के घर रहती थी तो कभी अमन और आलिया के पास चली जाया करती थी। अमन आलिया उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। चाहत भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इन 3 सालों में अब सब कुछ बदल गया था। चाहत का दिल बिल्कुल पत्थर का हो चुका था। अब उसे अपने उस घटिया परिवार के प्रति कोई फीलिंग नहीं रह गई थी। लेकिन बीच बीच में चाहत अपने दादाजी को जरूर फोन कर लिया करती थी, पर दादाजी चाहकर भी चाहत से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि चाहत ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि जब उसका दिल करेगा वह कांटेक्ट कर लेगी। जब उसे लगेगा कि दादाजी उसे दिल से याद कर रहे हैं तो उसे खुद ही पता चल जाएगा और चाहत ऐसा करती भी थी। वह समय समय पर दादाजी से बात कर लिया करती थी। आज तक उसने अपने दादाजी के फोन को नहीं फेंका था। वह उसे दादाजी से बात करने के लिए ही यूज किया करती थी। बाकी समय वह उसे स्विच ऑफ करके रखती थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दादाजी उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करें और फिर उनके जरिए उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता चले। इन 3 सालों में कभी किसी ने चाहत की कोई परवाह नहीं दिखाई, ना तो किसी ने उसे खोजने की कोशिश की और ना ही कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की। वहीं चलिए अब आपको ये भी बता दें, चाहत का तीसरा भाई जो सबसे छोटा था, वह चाहत को बहुत प्यार करता था। वह अपने पढ़ाई के लिए इस समय विदेश गया हुआ था। जब वह 1 साल बाद लौटा तो उसे पता चला कि उसकी बहन चाहत को घर से निकाल दिया गया है। वह बहुत गुस्से में आ गया था। वह अपने सारे घर वालों के ऊपर गुस्सा करने लगा था, पर उसके वहां कौन सुनने वाला था। वहीं साइना तो अपनी मगरमच्छ के आंसू गिरा गिरा कर उसे भी पिघलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह साइना के ट्रैक को अच्छे से जानता था। उसकी साइना से बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। हमेशा साइना गलती करके उसके ऊपर थोप दिया करती, जिस वजह से वह साइना के नेचर से अच्छे से वाकिफ था। वहीं साइना अपने दोनों भाइयों के आगे भोली और मासूम बनी रहती थी, लेकिन वह अपने छोटे भाई को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसके छोटे भाई का नाम धैर्य था। वह अपने नाम की तरह ही बिल्कुल ही धैर्य रखता था। उसका नाम उसके ऊपर बहुत खूब जचता था। वह बहुत ही प्यारा लगता था। वह भी बिल्कुल चाहत की तरह ही गोरा और सुंदर था। उसका फेस कटिंग भी बहुत ही खूबसूरत था, जिस वजह से लड़कियां उस पर जल्दी ही लट्टू हो जाया करती थी। वह सभी लड़कियों के दिलों पर राज करता था। जैसे ही वह अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है तो उसे चाहत के बारे में जब पता चलता है तो वह चाहत को बहुत खोजने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चाहत तो इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं करती थी। वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वहीं चाहत जब भी दादाजी से बात करती थी तो उसके बारे में जरूर पूछती थी और दादाजी उसे बताते थे कि वह हमेशा उसे याद करता है। चाहत को भी अपने उस भाई से प्यार था।
वह जानती थी कि उसका इस भाई का उन सब के तरह व्यवहार नहीं है और सारे किए कराए में उसके इस भाई का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जब उन लोगों ने उसके साथ यह गेम खेला था तो उसके इस भाई को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह अपने घर वालों की आदतों से मजबूर होकर घर छोड़कर चला गया था। इस वजह से उसे नहीं पता था कि चाहत के साथ क्या हुआ। और जब बाद में चाहत की डेथ हो जाती है तो वह बहुत ज्यादा रो रहा था और पछता रहा था कि वह क्यों चाहत को छोड़कर गया। बस एक अकेला इंसान और था जो कि उसके घर से था और उसकी देख पर रो रहा था। दादाजी की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए चाहत ने बस उसे ही रोता हुआ पाया था। इस वजह से वह अपने इस भाई से चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती थी। वहीं भैर तो उसे खोजते थक चुका था। वह चाहत के ना मिलने पर बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था। वह बहुत ही शांति से घर में आता था और चला जाता था। कभी किसी को उसके आने जाने के बारे में कोई खबर नहीं होती थी। वह घर के ज्यादातर मेंबरों से बात ही नहीं करता था। कभी कभी अपने माँ पापा से बात कर लिया करता था और दादाजी से चाहत के बारे में पूछता था। पर चाहत ने साफ साफ दादाजी को मना कर दिया था उसके बारे में कुछ भी बताने से। इसलिए दादाजी चाहकर भी उसे कुछ नहीं बता रहे थे, क्योंकि चाहत को डर था कि वह उसे इमोशनल कर देगा। चाहत जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहती थी, वह बिल्कुल भी अपने दुश्मनों को नहीं माफ कर सकती थी। इस वजह से वह अपने इस भाई से दूरी ही बनाकर रख रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके कुछ भी करने से उसके इस भाई को हर्ट हो। वहीं दूसरी ओर साइना, जो कि एक मॉडल थी, अब वह बहुत ही ज्यादा फेमस मॉडल बन चुकी थी और उसका सबसे ज्यादा पसंदीदा काम था हर नावेल में उसकी फ्रंट पेज पर आना। इसलिए वह कुछ भी करके फ्रंट पेज पर आना चाहती थी। आए दिन उसके लिए कोई ना कोई गसिप तैयार रहती, जिस वजह से वह हमेशा ही ट्रेंडिंग पर बनी रहती थी और इसी वजह से चाहत को भी उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती रहती थी और वैसे भी उसने अपने जासूस उसके पीछे लगा रखे थे। उसके हर एक खोज खबर पर उसकी नज़र बनी रहती थी। इन सब के साथ साथ साइना के कुछ गंदे काम भी चाहत की नज़रों में आ चुके थे। और वह काम इतने घटिया थे कि जब चाहत उनका पर्दाफाश करेगी तो ये कपूर फैमिली कैसे अपना मुंह दिखाएगी। यही सब सोचकर चाहत तो अभी साइना को कुछ नहीं कर रही थी। वह चाहती थी कि चाह की साइना और भी घटिया से घटिया काम करे, जिससे आगे चलकर उस कपूर फैमिली को अपनी इस फालतू बेटी पर जो फक्र महसूस कर रहे हैं ना उतना ही अफसोस महसूस करने को मिले, और उनके दिल के जब टुकड़े होंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि अपना जब धोखा देता है तो कैसा महसूस होता है। वहीं होटल के एक रूम में किसी के सिसकने के और करने की आवाज आ रही थी। यह आवाज कोई रोने की नहीं थी, बल्कि यह आवाज को एंजॉय करने की थी। यानी आप लोगों को तो समझ में आ गया कि उस रूम में क्या हो रहा था। एक लड़की बहुत ही सेक्सुअल तरीके से ओ बेबी कर रही थी और वहीं वह लड़का उसके ऊपर हावी था। वह दोनों इस समय इंटीमेट हो रहे थे और वह दोनों एक दूसरे में इस कदर डूबे थे कि उन्हें तो कुछ होश ही नहीं था। वहीं कमरे के एक कोने में एक छुपा हुआ कैमरा लगा था जिस पर उन लोगों की नजर नहीं गई हुई थी और वह दोनों तो अपनी ही रास लीला में लगे हुए थे। वह लड़का बार बार उसे किस कर रहा था और उसे लव बाइट दे रहा था। वहीं उससे उत्तेजित होकर वह लड़की बार बार उस लड़के को अपनी ओर खींच रही थी और उसे करने के लिए उत्साहित कर रही थी, और जैसे ही वह लड़का करना शुरू करता है तो वह कॉमन बेबी करके आवाज करना शुरू करती है। वह इस समय मौन की आवाज कर रही थी, जिससे वह लड़का और ज्यादा उत्साहित हो रहा था और ये दोनों इसी तरह पूरी रात इंटीमेट होते रहते हैं। सुबह के 5 बजे जाकर वह लड़का उस लड़की को छोड़ता है और उसके साइड में जाकर लेट जाता है, और वह लड़की तो अब बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वह उसी तरह से सो जाती है। इस समय उनके ऊपर बस पतली सी चादर थी, बाकी वह दोनों बेस होकर सोए हुए थे। तभी अभी कुछ देर हुआ ही होगा कि उस लड़की का फोन रिंग करने लगता है। वह लड़की फोन नहीं उठाना चाहती है, लेकिन फोन बार बार बज रहा था। जैसे ही वह फोन उठाती है तो दूसरी साइड से उसकी मैनेजर बोलती है, मैम आप कहाँ है? आपको पता है आज आपकी शूटिंग है, आपको वहां जाना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए कहती है कि वैशाली तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है?
मैं इस समय सो रही हूँ और तुम मुझे परेशान कर रही हो। तभी वैशाली कहती है कि मैम आपने नाइट में कहा था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। सुबह होते ही निकल जाएंगे, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी। उसकी बात को सुनकर साइना का तो मुंह ही बन जाता है। वह उसे चिल्लाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह फोन को पटक देती है। इस समय उसका शरीर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, पर उसे जाना होगा क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी वह छोड़ नहीं सकती थी। इस समय वह लोग शूटिंग करने के लिए मुंबई से कहीं बाहर जा रहे थे, जहां उन्हें पता चला था कि आज शूटिंग में जाने माने बिजनेसमैन आदित्य ठाकुर आने वाले हैं और आज वहां फिल्म की ओपनिंग होने वाली थी। ये फिल्म आदित्य के ही कंपनी द्वारा बनाई गई, जिस वजह से उसकी ओपनिंग में आज आदित्य ठाकुर को इनवाइट किया गया था। आदित्य ठाकुर इंडिया का जाना माना बिजनेसमैन था और उसके बिजनेस की साथ दूसरे देशों में भी फैली थी, पर उसका इंडिया में बहुत ही ज्यादा वर्चस्व था। वह इंडिया का सबसे ज्यादा अमीर पसंद था। वहीं आदित्य ठाकुर से मिलने की इच्छा से आज साइना भी वहां जाना चाहती थी। अगर एक बार वह आदित्य ठाकुर के नजरों में आ गई तो उसके तो दिन ही न्यारे वारे हो जाएंगे। यही सब सोचकर साइना अपने साइड में देखती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड अनमोल लेटा हुआ था। अनमोल चोपड़ा फैमिली से था। वह भी बहुत ही अमीर था, लेकिन वह इतना ज्यादा अमीर नहीं था। वह कपूर फैमिली के समान ही था और बचपन में ही अनमोल की शादी कपूर फैमिली की बेटी से तय कर दी गई थी। लेकिन अनमोल साइना से प्यार करता था। जब चाहत यहाँ आई थी तो वह चाहत को एक नज़र भी नहीं देखता था। उसे तो स्मार्ट लड़कियां ही पसंद थी और उसे अच्छे से पता था कि साइना को पूरी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, इसलिए वह कभी भी चाहत को नहीं देखता था। इस वजह से चाहत ज्यादा उसकी नजरों में आई भी नहीं थी और शायद अगर अब वो चाहत से मिले तो उसे पहचान ही ना पाए। वहीं अनमोल तो पूरी तरह से साइना के प्यार में पागल था, पर उसे क्या पता कि साइना तो सिर्फ एहसान फरामोश है। वक्त मिलते ही वह उसे भी लात मारकर दूर फेंक देगी। लेकिन अभी तो साइना के पास सबसे अच्छा ऑप्शन अनमोल ही था। अनमोल भी देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, जिस वजह से बहुत सी लड़कियां उसे डेट करना चाहती थी। वहीं साइना अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी जो अनमोल उसकी लाइफ में था और वह अनमोल के द्वारा ही इतना ज्यादा फेमस हो पाई थी, क्योंकि अनमोल ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में अपनी अच्छी पकड़ रखता था, जिस वजह से साइना उसके जरिए ही एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए इस ऊंचाई तक पहुंची थी और अनमोल भी उसे प्यार करता था। इस वजह से उसका फुल सपोर्ट करता था। वहीं इस समय साइन लोनावला के लिए निकल जाती है। कुछ ही देरी में वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी मैनेजर इंतजार कर रही थी। वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी मैनेजर वैशाली उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वैशाली साइना को देखती है तो वह अपना हाथ देती है। गाड़ी जाकर एक किनारे रुक जाती है और वैशाली जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। तभी साइना उसे गुस्से में बोलती है कि इतनी देर लगा दी तुमने, तो वह सोचती है कि हे भगवान, मैंने कब देर लगाया, मैं तो यहाँ घंटों से खड़ी होकर इंतजार कर रही हूँ। वहीं वह कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वह साइना की आदत से अच्छे से वाकिफ थी। अगर उसने एक भी शब्द बोला तो उल्टा उसे ही डांटेगी, क्योंकि साइना बहुत ही बदतमीज थी। वैशाली को बिल्कुल भी वह पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी में उसे उसके साथ काम करना पड़ता था, क्योंकि उसे रोजी रोटी चलाने के लिए उसके नखरे तो बर्दाश्त ही करने पड़ेंगे। इस वजह से वैशाली भी चुप हो जाती है और सॉरी बोल देती है, क्योंकि अब बस उसके पास यही एक रास्ता था। वह हर वक्त बस साइना को सॉरी सॉरी ही बोलती रहती है, जबकि गलती साइना की होती थी, लेकिन हर बार सॉरी उसी को बोलना पड़ता था क्योंकि वह उसके साथ बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और शांत किस्म की लड़की थी। भाई चलिए आदित्य ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। आदित्य ठाकुर इंडिया का जाना माना बिजनेसमैन है। वह लड़कियों के नाम से भी चिढ़ता है क्योंकि उसे सारी लड़कियां पैसों के पीछे भागने वाली और गोल्ड डिगर लगती हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन सारी लड़कियां पैसों के पीछे ही भागती हैं।
अमीर होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों पैसों के लिए लड़कियों को भागता देखकर आदित्य ठाकुर का तो लड़कियों को देखने का भी मन नहीं करता था। उसे तो लड़कियों से नफरत थी। वहीं उसके मम्मी पापा और उसके दादा दादी तो बस आदित्य ठाकुर के शादी के लिए परेशान रहते थे। आदित्य ठाकुर एक बहन और एक भाई यानी आदित्य ठाकुर और अंशिका ठाकुर। आदित्य ठाकुर अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अंशिका भी आदित्य की तरह ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। आदित्य ठाकुर बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसे देखने के लिए तो लोगों की लाइन लग जाती थी। सारे हीरो उसके आगे फेल हो जाते थे। वह तो बिल्कुल कामदेव का अवतार लगता था। उसकी भूरी आंखें उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा जचती थी। उसके गुलाबी होंठ और उसकी भूरी आंखें उसके गोरे रंग पर ऐसे लगती थी मानो कि इतनी ज्यादा खूबसूरती उसके अंदर कूट कूट कर भर दी गई हो कि कोई भी देखे तो उस पर से अपनी नजर हटाने की भी जहमत, कोई भी देखे तो उसके ऊपर से अपनी नजर ना हटा पाए। और यही हाल कुछ हमारी अंशिका ठाकुर का भी था। पर आदित्य ठाकुर बहुत समय पहले किसी एक लड़की से मिला था जिसका पूरा चेहरा नकाबों से ढका हुआ था। पर उसकी नीली आंखें उसके दिल में एक कहर से ढा गई। उसकी नीली आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र सी गहराई उसके अंदर छुपी हुई है। उस गहराई में पता नहीं कितने अनगिनत राज छुपे हुए हैं। वह उन आंखों का दीवाना हो गया था। पर वह नहीं जानता था कि वह लड़की कौन थी। वह किसी बिजनेस ट्रिप पर इटली गया था जहां पर उसने बस एक झलक उस लड़की की देखी थी। वह हवा की रफ्तार से जैसे आई थी वैसे ही उसके आंखों के सामने से गायब हो गई थी। पर उसके जाते जाते वहां पर एक अजीब घटना घटी थी। वहां पर बहुत से लोगों की लाशें बिखरी हुई थी। आदित्य को पता नहीं चला कि यह किसने किया, लेकिन उस लड़की की आंखें हर वक्त उसके सामने से होकर गुजर जाती थी। वह जब भी अपनी आंखें बंद करता था तो वह नीली आंखें जरूर उसे याद आती थी। इसलिए कभी कभी उसका दिल भी बेचैन हो उठता था। पर वह लड़कियों से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उसने कभी भी कोशिश नहीं की उसे जानने की। लेकिन आज भी उसके दिल में वह नीली आंखें किसी कोने में बसी हुई थी। वहीं आदित्य की बहन अंशिका जो कि बहुत ज्यादा चंचल थी। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह दूसरों की हेल्प भी किया करती थी। लेकिन उसके साथ साथ वह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इतने बड़े फैमिली से होने के कारण उसे सारे तरह की शिक्षा दी गई थी। वह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। उसने भी अपनी सेफ्टी के लिए फाइटिंग वगैरह सीख रखी थी। इसलिए वह निडर होकर कहीं भी आ जा सकती थी और उसकी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी तो उसके साथ हमेशा रहती ही थी। लेकिन फिर भी अंशिका खुद में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इस वजह से उसे ज्यादा कोई डर नहीं लगता था। वह बिजनेस में ही अपने भाई के साथ उसका हाथ बटाया करती थी। अंशिका छोटी थी, लेकिन फिर भी वह बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी। इसलिए वह अपने भाई के साथ बिजनेस में हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। अंशिका के पापा वह भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। जितने ही ज्यादा वह रूढ़ थे उतने ही ज्यादा वह अपने बच्चों के लिए प्यारे पापा थे और अंशिका तो उनकी प्यारी बेटी थी। अंशिका की माँ भी बिल्कुल अंशिका की तरह ही थी। पर वह बहुत ही ज्यादा भोली और मासूम थी। उसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। अंशिका की माँ का नाम रूबी था। वह दादाजी के दोस्त की बेटी थी। इसलिए दादाजी बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। इस वजह से अंशिका को कभी भी अपने माँ बाप की याद नहीं आती थी। दादाजी उससे बहुत प्यार करते थे। दादी जी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बचपन से ही अंशिका शिवंश जो कि आदित्य के पिता हैं उनके घर आना जाना लगा रहता था। इसलिए इन दोनों में प्रेम हो गया और उनकी शादी हो गई थी। इसलिए इनकी मैरिज को लव मैरिज कहा जाएगा। और अब शिवांश और रूबी हमेशा परेशान रहते थे कि उनके बेटे का क्या होगा। वह तो लड़कियों की तरफ देखता ही नहीं था। वहीं अंशिका अपने भाई के लिए तो एक ना एक लड़की सेट करती फिरती थी। लेकिन उसे कभी कोई लड़की ज्यादा पसंद नहीं आती। जो भी पसंद आती जब वह उसे सेट करती तो उसका भाई ही उसे भगा देता था। बाकी जो भी लड़कियां उसे ट्रिक करने की कोशिश करती तो उसका तो वह नामो निशान ही मिटा देता था।
बहुत बार ऐसा हुआ कि आदित्य को सेड्यूस करने के लिए बहुत सी लड़कियों ने कोशिश की, लेकिन फिर उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता था। इसलिए लड़कियां आदित्य के पास जाने में भी डरती थी। बहुत ही ज्यादा बोल्ड और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लड़कियां जो अपने आप को बहुत ज्यादा लगाती थी, वह आदित्य के पास जाने की कोशिश करती थी और उसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करती थी। लेकिन अगले ही क्षण उनके साथ इतना बुरा होता कि उन्हें अपने पावर का सारा नशा उतर जाता था। आदित्य कुछ ही मिनटों में उनकी कंपनी को बैंकक्रप्ट कर देता था, जिस वजह से अब सारी पावर उनकी धरी की धरी रह जाती है और उनकी ये बोल्डनेस उनके लिए किसी श्राप से कम नहीं होती थी। आदित्य इतना ज्यादा हैंडसम था कि जब भी लड़कियां उसे देखती थी तो उसके पीछे लट्टू हो जाती थी। पर आदित्य था कि और किसी को भाव नहीं देता था। पर आज तक आदित्य के सामने कोई ऐसी लड़की नहीं आई जो आदित्य के दिल को भारी हो। वो लड़कियों से दूर दूर तक अपना किनारा ही करके रखता था। कभी किसी स्कैंडल में लड़कियों के साथ उसका नाम नहीं आया, और भूल से कभी किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी का अंत ही होता था वह। तो चलिए, अब बहुत हम आदित्य के बारे में जान चुके हैं। अब अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मुंबई के एयरपोर्ट में एक बहुत ही लग्जरियस जेट लैंड करता है और जैसे ही वह नीचे जमीन पर लैंड होता है तो उसके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाते हैं और फिर उसमें से कुछ बॉडीगार्ड नीचे उतरते हैं। फिर उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत फिगर बाहर आता है। इस समय उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था। उसके साथ ही एक लड़की और एक लड़का भी बाहर आते हैं। ये लड़की और कोई नहीं, उस पहली वाली लड़की की सेक्रेटरी थी और लड़का जो कि उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा था, वह उसका मैनेजर था। अब चलिए आपको बता देते हैं कि आगे चलने वाली लड़की चाहत है और उसके पीछे उसकी सेक्रेटरी लिया और उसके पीछे उसका मैनेजर जान, जो कि चाहत के साथ इंडिया आए हुए थे। यही लोग चाहत के सारे इंडिया के काम को देखा करते थे। ये रहते तो विदेश में थे, पर इनकी सारी जिम्मेदारी इंडिया के कामों के देखरेख की थी। इस वजह से ये लोग चाहत के साथ ही इंडिया आए हुए थे। वहीं जैसे ही चाहत इंडिया की धरती पर अपना पैर रखती है तो वह अपनी दोनों बाहों को फैलाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि लो भगवान आ गई, मैं अपने दुश्मनों के पास अब किंग गिनकर एक एक से बदला लूंगी, वेलकम टू माय इंडिया। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। वहीं उसके पीछे वह दोनों लोग भी आ रहे थे। इस वक्त उनके चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ था, इसलिए वहां पर कोई भी उन लोगों को नहीं पहचान रहा था। पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। जिस साइड से उन लोगों को जाना था वह पूरा साइड खाली कर दिया गया था, जिस वजह से वहां के लोगों को इतना तो पता चल गया था कि कोई बहुत बड़ी हस्ती यहां पर आ रही थी। पर कौन था किसी को नहीं पता था। रिपोर्टर जो कि यहां पर आदित्य ठाकुर के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह अपने बिजनेस मीटिंग से लौट रहा था और आज एक फिल्म की ओपनिंग करने वाला था, तो वह ये सब नज़ारा देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते थे। उन्हें तो इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अभी आदित्य ठाकुर नहीं आया हुआ था। इस वजह से वह लोग जैसे ही चाहत की तरफ आगे बढ़ते हैं उसे कैप्चर करने के लिए, तभी चाहत के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते हैं और उन लोगों को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। वहीं पे बहुत ही बड़े बड़े दिखने वाले कुछ गार्ड उन रिपोर्टर्स की तरफ घूर कर देखते हैं। उनकी इतनी बड़ी साइज और उनका ऐसा चेहरा देखकर बेचारे रिपोर्टर्स के तो हवा ही छूट जाते हैं। वह सब अपनी सांसें रोक लेते हैं। अब तो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है। उस शख्स को अपने कैमरे में कैद करने की उन लोगों ने सोचा था कि भले ही कोई भी, लेकिन वह अगर अपने कैमरे में कैद कर पाए तो बाद में उन्हें पता ही चल जाएगा कि यहाँ कौन आया था और उसकी मस्त मसाला न्यूज़ बनाकर और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह जिसके बारे में सोच रहे हैं उसे तो देखना तो दूर, उसके बारे में जानना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। वहीं जैसे ही यह चाहत आगे आगे जा रही थी, तभी अचानक से आदित्य ठाकुर की टीम भी वहां पहुंच जाती है। एसआरए गार्ड आदित्य ठाकुर का इंतजार कर रहा था। उसके साथ ही आदित्य का सेक्रेटरी भी था, वह भी उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन लोगों की नज़र चाहत की सिक्योरिटी की तरफ पड़ती है तो वह लोग भी एक बार आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह कौन वीआईपी आ रहा है जिसकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। वह बार बार देखने की कोशिश कर रहे थे,
पर लंबे चौड़े उन गार्ड के आगे वह लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे। वहीं उसका सेक्रेटरी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। वह तुरंत ही पास पड़ी कुर्सी पर चढ़ जाता है और जिससे वह थोड़ी सी चाहत की झलक देख पाता है। उसने इस वक्त बस उस पावरफुल लड़की को देखा था जिसके आगे पीछे बहुत सारे गार्ड चल रहे थे और दो, एक लड़का और एक लड़की उसके पीछे चल रहे थे, जिसे देखकर वो इतना तो समझ चुका था कि यह उसके मैनेजर होंगे और यह उनकी बॉस होगी। पर उसके साथ विदेशी सिक्योरिटी गार्ड को देखकर यह भी जान चुका था कि यह लोग कोई फॉरेनर हैं, ये तो इंडिया के नहीं है, जिस वजह से वह बिल्कुल भी शांत हो जाता है और नीचे उतर जाता है। अब उसे आदित्य के आने का इंतजार था। जैसे ही वह नीचे उतरता है, अचानक से चाहत उसके सामने से गुजरती है। इस वक्त थोड़ा सा सिक्योरिटी में गैप होता है, जिस वजह से वह चाहत को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था और उसकी नीली आंखें देखकर वह तो एक उसे देखता ही रह गया। इतनी प्यारी आंखें उसने कभी किसी की नहीं देखी थी। ऊपर का चेहरा चाहत का खुला हुआ था, जिस वजह से उसकी गोरी त्वचा भी दिख रही थी और उसके हल्के सुनहले बाल भी दिख रहे थे। अब उसे अंदाजा लग चुका था कि यह लड़की भी फॉरेनर है, क्योंकि इंडियन लड़की के बाल तो ऐसे नहीं होते हैं और उनकी आंखें भी लगभग ऐसी नहीं होती है। अब उसे क्या पता था कि यह कोई फॉरेनर नहीं इंडियन है, लेकिन वह उसकी सुंदरता में खो जाता है और सोचता है कि इसका अगर पूरा चेहरा देखने को मिले तो कितना अच्छा हो, ये कितनी खूबसूरत होगी। उसका शरीर देखकर उसने अंदाजा तो लगा लिया था कि यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वह बस एक टपक उन लोगों को जाता हुआ देख रहा था। जैसे ही वह लोग वहां से निकल जाते हैं, जैसे ही वह लोग वहां से बाहर आते हैं तो गाड़ियों की लंबी कतार उनके सामने लग जाती है। वहां बहुत सी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। अब वह आदित्य का सेक्रेटरी शिवा ये देखकर अंदाजा तो लगा चुका था कि यह बहुत ज्यादा अमीर है। उस गाड़ियों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितनी महंगी गाड़ियां हैं जो कि दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास है। तब तक में उसके आंख के सामने ही चाहत का काफिला निकल जाता है। जैसे ही वह लोग जाते हैं तब तक आदित्य आ जाता है। आदित्य के आते ही बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स उसके आगे पीछे लग जाते हैं। आदित्य को इस समय उसके गार्ड ने कवर कर रखा था, लेकिन फिर भी आदित्य की कुछ फोटो वह लोग क्लिक कर पाते हैं। उनके लिए इतना ही बहुत ज्यादा था। आमतौर पर आदित्य ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आता था क्योंकि उसे इस तरह का दिखावा बिल्कुल भी नहीं पसंद था और ज्यादातर उसकी फोटो मैगजीन में नहीं होती थी। बहुत ही कम ऐसा होता था कि वह किसी मैगजीन में आए, वह भी बिजनेस मैगजीन में। किसी ऐसी मैगजीन में उसकी फोटो अगर किसी ने छाप दी तो वह उसके ऊपर केस कर देता था। इस वजह से कोई भी डर के होंगे उसकी मैगजीन नहीं बनाता था। वहीं आदित्य जैसे ही बाहर आता है तो शिवा बिल्कुल ही अलर्ट मोड पर आ जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आदित्य कितना ज्यादा गुस्से वाला है। वह हर वक्त ज्वालामुखी बना रहता था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह कब फट जाए किस पर किसी को अंदाजा नहीं रहता था और उसके गुस्से का शिकार जो होता था उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती भी। उसे ऐसी पनिशमेंट मिलती थी कि वह बेचारा जिंदगी में भी कभी आदित्य के साथ काम करने की ना सोचे। पर शिवा ऐसा था कि जो आदित्य के साथ हमेशा काम करता था क्योंकि शिवा आदित्य का बचपन का दोस्त था। आदित्य चाहकर भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाता था और वहीं शिवा उसे अपने दोस्त से ज्यादा अपना भाई मानता था और वह हमेशा उसका ध्यान रखता था। जैसे ही आदित्य आता है, वह उसके यहाँ से उसका बैग ले लेता है और पूछता है कि जर्नी कैसी रही। आदित्य बस हुम करके आगे बढ़ जाता है। शिवा जल्दी से आगे जाता है और उसकी कार का डोर ओपन करता है। आदित्य अंदर बैठ जाता है। वह उसके बैठते ही शिवा भी बैठ जाता है, फिर आगे जाता है। फिर तभी शिवा आदित्य को बताता है कि अभी अभी कोई वीआईपी पर्सन यहाँ आया था जिसके लिए एयरपोर्ट का पूरा एक साइड खाली कर दिया गया था। लगता है वह कोई बड़ा शख्स है, और जानने की तो बात यह है कि वह कोई लड़की है। और जानते हो वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। आदित्य उसकी बातों को सुनकर इरिटेट हो रहा था। वह उसे घूर कर देखता है तो शिवा का मुंह ही बन जाता है।
कहता है, अरे यार तू कनरा मर रहा है तो मुझे क्यों मार रहा है? कम से कम मुझे तो गर्लफ्रेंड बनाने दे। तेरे साथ साथ देख मैं भी बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ। ना तो तू कोई गर्लफ्रेंड बनाता है ना मेरी बनने देता है, और किसी तरह पटाकर मैं किसी को बनाता हूँ तो तुझे देखकर वह भी भाग जाती है, और जो नहीं भागती है उसकी तो तू बैंड बजा देता है। तब आदित्य उसे कहता है कि हाँ जानता हूँ तेरी गर्लफ्रेंड कैसे होती है। जो पैसों के पीछे पागल होती है वह तेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं उसे भगाता हूँ। तो वह कहता है, अरे यार दुनिया में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो पैसों के पीछे नहीं भागेगी। सारी तो ऐसी ही रहती है, और अगर हम ऐसी लड़की सती सावित्री ढूंढेंगे तो लगता है हम पूरी जिंदगी कंवारे रह जाएंगे। मॉडर्न जमाना है तो लड़कियां भी तो मॉडर्न ही मिलेगी, अब इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। वहीं आदित्य उसे गुस्से से घूरता है। उसकी आंखों को देखकर अब तुरंत ही उसे उस लड़की की आंखें याद आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं आदित्य शिवा को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसकी भौहें तिरछी हो जाती है, और वह कहता है कि मैं तुझे भी डांट रहा हूं और तू मुस्कुरा रहा है, ऐसा क्या है? तो वह कहता है कि अरे यार क्या बताऊं, उस लड़की की आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं तो उसकी आंखों में ही डूब गया। तो वह कहता है कि क्यों, उसकी आंखों के जगह पे समुद्र था क्या? तो वह कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल वही था। उसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी और उसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कितने राज दफन हो। उसकी बातों को सुनकर अब एकाएक आदित्य का दिल धड़क उठता है, क्योंकि जब उसने उसे नीली आंख वाली लड़की को देखा था तो उसके अंदर भी पहली सोच यही आई थी। वह शिवा की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट देखने लगता है तो शिवा आगे बताता है, जानता है उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी। जैसे ही वह ये कहता है तो आदित्य का दिल और से धड़कने लगता है और कहता है, नीली आंखें। फिर एकाएक उसकी आंखों के सामने उस लड़की की आंखें दिखाई देने पड़ती है। तभी आदित्य पूछता है कि अच्छा वह नीली आंखें वाली लड़की कैसी लगी थी? चुड़ैल जैसी? तो वह कहता है, नहीं यार वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आदित्य को अब उसके बारे में जानने की इच्छा होती है, पर वह कैसे शिवा से पूछे? अगर उसने पूछा तो ये शिवा उसे चिढ़ा चिढ़ा कर जीना हराम कर देगा। इसलिए वह कहता है कि लगता है तूने उसका चेहरा बहुत पास से देखा है। वह इस समय धुआं गिराकर वह शिवा से उसके बारे में जानना चाहता कि वह देखने में कैसी है, क्योंकि उसने तो उसे सिर्फ नकाब में देखा था। तभी सिम्हा उसे बताता है कि अरे यार क्या बताऊं, उसके चेहरे पर मास्क लगा था जिस वजह से मैंने उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाया था। लेकिन हाँ वह बिल्कुल दूध के समान गोरी थी और उसके बाल बिल्कुल ब्राउन थे। इस वजह से लगता है कि वह कोई फॉरेनर रही होगी। अब आदित्य के दिल की धड़कन और तेज हो जाती थी। वह भी तो एक फॉरेनर ही थी जिससे उसकी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह चुप हो जाता है और अपनी सोच में ही डूब जाता है। 3 साल पहले वह किसी ट्रिप पर इटली गया हुआ था। वहां पर जैसे ही वह अपना काम पूरा करके लौट रहा था कि अचानक एक ओवरब्रिज के ऊपर बहुत तेज गाड़ियां आकर रुकती हैं और उसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं और वह अचानक एक गाड़ी पर फायर करना शुरू कर देते हैं। वहीं उस गाड़ी से एक लड़की निकलती है। इस वक्त उसके चेहरे पर पूरा नकाब था। वहीं आदित्य की गाड़ी भी उसी ओर जा रही थी। ये सब देखकर आदित्य की गाड़ी एक पल के लिए रुक जाती है और वह लोग उस लड़की पर बार बार फायरिंग कर रहे थे। वह लड़की छुपते छुपाते उन लोगों से बचकर उनके पीछे जाती है और एकाएक हवा के झोंके की तरह उनके तरफ से तेजी से दौड़ते हुए आगे की ओर चली आ रही थी। उसके ठीक सामने आदित्य की गाड़ी लगी हुई थी। आदित्य ने अपना मिरर नीचे कर रखा था, जिस वजह से वह अब बाहर की ओर देख रहा था। वह देख सकता था उस लड़की की आंखों को। वह नीली आंखें थी। वह बहुत तेजी से उसी की ओर दौड़ते हुए आ रही थी। उसके चेहरे पर पूरा नकाब ढका हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, और ना ही उसके हाथों में कुछ ऐसा था कि जिससे आदित्य को शक हो कि वह क्या कर रही है। लेकिन एक ही पल में जैसे ही आदित्य अपने सामने देखता है तो वहां पे बहुत से लोग जमीन पर तड़पते हुए गिरे थे। उसे समझ नहीं आया कि वह बस एक सेकंड के लिए ही तो उस लड़की को देख रहा था। अचानक इतने में क्या हुआ?
वह लोग तो हथियार से लैस फिर अचानक ऐसे कैसे जमीन पर गिरे तड़प रहे हैं और वह लड़की आदित्य के गाड़ी के बगल से हवा के झोंके की तरह निकल जाती है। लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर लगा हुआ दुपट्टा सरक जाता है जो कि आदित्य के गाड़ी के शीशे में फंसता है और खींचता हुआ फट जाता है। लेकिन अब भी उस लड़की का चेहरा एक साइड से ढका हुआ था और वह दुपट्टा जो कि आधा फटा हुआ आदित्य के गाड़ी में ही फंसा हुआ था। वह उस दुपट्टे को ले लेता है और उसे अपने हाथों में पकड़ता है। वह बेहद ही मुलायम रेशमी दुपट्टा था। तो जैसे ही आदित्य उसे अपने पास लाता है तो उस दुपट्टे से एक बहुत ही मदहोश करने वाली खुशबू आ रही थी। वह खुशबू इतनी प्यारी थी कि आदित्य का मन ही नहीं कर रहा था कि उस दुपट्टे को अपने से अलग करे। वह बस एक उस दुपट्टे को ही देख रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वह दुपट्टे को अपने मुंह पर रख लेता है और अपना सर पीछे सीट पर टेक लेता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस दुपट्टे की खुशबू में ऐसा सुकून था कि एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा घूम गया और उसके दिल में सुकून फैल गया। बहुत सुकून था उस दुपट्टे की खुशबू में ही। तभी आदित्य के दिल से एक आवाज आई, जब इतना सुकून इस दुपट्टे में है तो उस लड़की में कितना होगा। एक बार उसके बारे में जानने की चाहत उसके दिल में उठी। पर वह क्या थी? वह तो एक हवा का झोंका था। आदित्य पीछे पलट के देखता है तो दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वह कहाँ गई? सड़क सीधी साफ दिख रही थी। अगल बगल भी कुछ ऐसा नहीं था जहां जाकर वह लड़की छुप जाए। तो वह कहाँ गायब हो गई? महज इतनी देर में वह कैसे गायब हो गई? क्या वह हवा का झोंका था? फिर वह कुछ नहीं कहता और ड्राइवर को आगे बढ़ने को कह देता है। पर वह पूरे रास्ते उस पट्टे को अपने चेहरे पर ढका हुआ था और एक सुकून का नींद ले रहा था। फ्लैशबैक। तभी अचानक से आदित्य अपने वर्तमान में आता है क्योंकि अब उनका ऑफिस आ चुका था। जैसे ही शिवा देखता है कि आदित्य अपनी आंखें बंद करे हुए हैं तो वह सोचता है कि लगता है कि आदित्य कुछ ज्यादा थक गया है। वह उठाए कि ना उठाए यही सोच रहा था। लेकिन आदित्य को पता चल चुका था कि वह लोग अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। तो वह तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है। तब शिवा सोचता है कि अरे यार मैं कैसे ये भूल सकता हूँ कि यह शैतान तो कभी सोता ही नहीं है। इसे तो कभी नींद ही नहीं आती है। तो मैं कैसे भूल गया था। इतना कहकर वह आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है बॉस चलिए उतरिए। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। इतना कहकर वह नीचे उतरता है और आदित्य के लिए भी जाकर दूसरी तरफ दरवाजा खोलता है। आदित्य भी उसके साथ उतर जाता है। तब तक में उसके गार्ड की गाड़ी भी आ जाती है और वह लोग भी नीचे उतरकर आदित्य के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। आदित्य अपने लंबे लंबे कदमों से ऑफिस के अंदर चला जाता है और अपने प्राइवेट लिफ्ट से सीधा अपने केबिन में जाता है और जाकर अपनी सीट पर बैठकर सीधा अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस समय उसके दिल में क्या चल रहा था उसे खुद ही नहीं पता था। उसका दिल कर रहा था कि वह एक बार शिवा के कहने पर उस लड़की की जानकारी हासिल करे। पर उसका दूसरा दिल ये कह रहा था कि पता नहीं यह वही होगी कि नहीं होगी। फिर एक बार उसका दिल कहता है कि अगर नहीं हुई तो क्या हुआ, जानकारी तो हासिल करना ही चाहिए। फिर उसका मन कहता है कि यह काम उसका नहीं है। वह तो लड़कियों से बहुत दूर रहता है। वह अपनी मन की बात मान लेता है और सब कुछ फिर इग्नोर कर देता है। वह किसी ऐसे लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था कि उसका दिल और दिमाग काम करना छोड़ दे। वह अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रहता है। वह अपने काम के आगे किसी को भी नहीं समझता है। वह हमेशा से सिर्फ अपना काम पहले रखता है। वहीं थोड़ी देर बाद उसे उसके केबिन को कोई नॉक करता है। तभी वह कहता है कि कौन है, अंदर आ जाओ। उसे पता था कि इस समय शिवा ही होगा। तभी शिवा उसे बोलता है कि बॉस अब हमें लोनावाला के लिए निकलना चाहिए। तो वह कहता है कि हम, और इसके बाद वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपना कोट उठाता है। फिर वह लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। इस समय साइना पहले से ही वहां पहुंची हुई थी और एक से एक मॉडल वहां पहुंची हुई थी क्योंकि आज एक बड़े फिल्म की ओपनिंग होने वाली थी।
इस वजह से सारे लोग वहां पर पहले से ही पहुंच चुके थे। जैसे ही आदित्य की गाड़ी वहां पहुंचती है तो चारों ओर शोर मचने लगता है, और जैसे ही साइना को पता चलता है तो वह जल्दी से अपने वैन से बाहर आती है। इस समय उसने भर भर के मेकअप किया था और बहुत ही शार्प ड्रेस में थी। उसे लग रहा था कि वह इस तरह से करके आदित्य को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। पर उस बेवकूफ को क्या पता आदित्य तो उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखने वाला है। ऐसी घटिया ट्रिक्स तो उसने बहुत दिनों से देख रखा है, और ऐसे लोगों को तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है जो अपने जिस्म की नुमाइश करता हो। पर बेचारी साइना को ये सब कहाँ पता था, वो तो चलती थी अपना नया टारगेट ढूंढने के लिए। तो वही जैसे ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पता चलता है कि आदित्य आ चुका है तो वह भागकर उसके वेलकम के लिए जाते हैं। उन लोगों ने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी और जल्दी से आदित्य का वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही आदित्य अपनी गाड़ी से बाहर आता है वह लोग बहुत ही जोर शोर से आदित्य ठाकुर का वेलकम करते हैं और उन्हें बहुत सारे फूल। वहीं आदित्य सबको इग्नोर करता हुआ अंदर चला आता है। अब सब लोग आदित्य के पीछे छे जल्दी से भागते हुए आते हैं। आदित्य अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है जो कि स्टेज पर ऊपर सामने लगी हुई थी। इस फिल्म का पूरा फाइनेंस आदित्य ही कर रहा था। इस वजह से सब कुछ आदित्य के अंडर में ही था। तभी वहां पर सारी मॉडल्स को बुलाया जाता है। उसमें से कुछ मॉडल्स ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तभी वहां साइना आती है जो कि पूरे एटीट्यूड के साथ आती है और वह आदित्य को बहुत ही विनिंग स्माइल देती है, जिसे देखकर आदित्य का तो खून ही खोल जाता है। आदित्य वहां पर मॉडलों को सेलेक्ट करने आया था। वहां पर साइना के ऐसे हरकत देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह तो साइना को बिल्कुल भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहता था। लेकिन वह अभी चुप था। वह देखना चाहता था कि और कौन कौन सी घटिया लड़कियां हैं जिसे उसे बाहर का रास्ता दिखाना होगा। वहीं उन सारी लड़कियों को आदित्य नेचर में अच्छे से पता था, इसलिए वह बहुत सी लड़कियां बिल्कुल कूल डाउन थी। लेकिन बहुत सी लड़कियां अपनी घटिया ट्रिक आजमाना चाह रही थी, सो आजमा रही थी। उन्हीं एक में से साइना भी था। साइना भी थी। कुछ देर में आदित्य उन मॉडलों को सेलेक्ट कर लेता है और तभी वहां पर उन मॉडलों का नाम अनाउंस किया जाता है। जब मॉडलों का नाम अनाउंस किया जा रहा था तो उसमें साइना का नाम नहीं था। ये सुनकर तो साइना का खून ही खोल जाता है। वह गुस्से के साथ अब आदित्य को देख रही थी। उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? क्या उसे नहीं पता कि मैं किसकी बेटी हूँ? जैसे ही यह सारा कार्यक्रम खत्म होता है तो वह आदित्य नीचे आता है जहां पर उसके खाने पीने का इंतजाम किया गया था। आदित्य इतने लंबे सफर से आया था और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। इसलिए आदित्य सोचता है कि चलकर उनकी वेलकम पार्टी को एंजॉय किया जाए। फिलहाल उसका कोई मूड नहीं था, लेकिन शिवा के कहने पर वह जाता है। तभी वहां साइना पहुंच जाती है और बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है कि सर शायद आपने मुझे देखा नहीं, मैं यहाँ की बेस्ट मॉडल हूँ। आदित्य ऊपर से नीचे तक साइना को देखता है और कहता है कि तुम किस तरफ से बेस्ट हो? मुझे तो तुम किसी तरफ से बेस्ट नहीं दिखती हो। इतना सुनकर साइना का तो खून ही खोल जाता है। इस वक्त उसे गुस्सा लग रहा था। आदित्य के ऊपर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह आदित्य के मुंह पर एक तमाचा जड़ दे। आखिर में वह अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो थी उसे हर समय पपर किया गया था, जिस वजह से उसे दुनियादारी की तो समझ नहीं थी। वहीं साइना इतराते हुए कहती है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। एक बार आप मुझे मौका देखकर तो देखिए तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी ज्यादा बेस्ट हूँ। इतना कहते कहते साइना आदित्य के पास आ जाती है और उसके कोट की बटन को छूने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह उसके कोट के बटन को छूती आदित्य एक ही पल में उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और कहता है डोंट टच मी। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मुझे तुम जैसी घटिया लड़कियों से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है? तुम मुझसे 10 कदम की दूरी पर ही रहो वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वहीं साइना की हाथों में जोर से दर्द हो रहा था जिसे आदित्य ने बहुत तेज मरोड़ रखा था। आईना साइना छटपटाते हुए कहती है कि आदित्य ठाकुर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ?
क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं साइना कपूर हूँ, कपूर खानदान की इकलौती बेटी। तो आदित्य हंसते हुए कहता है कि अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। वैसे ये कपूर खानदान है कौन? मैं तो नहीं जानता। साइना को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। इनका परिवार इतना ज्यादा अमीर था और आदित्य ठाकुर उन्हें नहीं जानता था। और सच बात ही यही है, आदित्य किसी भी ऐसे कपूर को नहीं जानता था क्योंकि वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और यह छोटे छोटे बिजनेसमैन को जानने की उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी। और फिलहाल अगर कपूर इंडस्ट्री के साथ कोई भी कोलैबोरेशन होती थी तो वह सब उसके मैनेजर देखते थे। उसे तो इन सब छोटी इंडस्ट्रियों से कोई मतलब ही नहीं था। वह तो बस देश विदेश में ही अपने पैर पसारने की कोशिश करता था, जहां वह अक्सर जाया करता था और अपनी मीटिंग अटेंड किया करता था। इन सब छोटे मोटे जगहों पर तो उसके सेक्रेटरी ही काम कर लिया करते, इस वजह से उसे इन लोगों में ज्यादा दिलचस्प नहीं था। वहीं साइना अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि मिस्टर आदित्य कपूर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कपूर इंडस्ट्रीज को नहीं जानते हैं। आप सात्विक कपूर और ऋतिक कपूर को नहीं जानते हैं। वहीं उसकी बात को सुनकर आदित्य कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूं। फिर वह कहती है, क्या आप आलोक कपूर को नहीं जानते हैं? वह कपूर इंडस्ट्री के मालिक हैं। तो वह कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। वैसे भी 2 टके के लोगों को मैं क्या करूंगा? जानकर उसकी बातों को सुनकर साइना के गुस्से की तो हद ही हो जाती है। कैसे वह उसके घर वालों को 2 टके का कह सकता है? इसी कपूर इंडस्ट्री के माथे तो वह इतना एटीट्यूड दिखाती है और उसने एक ही पल में उसे 2 टके का बना दिया। वह बहुत ही गुस्से के साथ कहती है, मिस्टर आदित्य कपूर, आपका बिहेवियर बहुत ही खराब है। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। वहीं आदित्य कहता है कि तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा बिहेवियर सबके साथ ऐसा है। अगर सब कोई ऐसे ही मुझे याद रखेगा तो वह खुद को कब याद करेगा? इसलिए तुम खुद को याद रखो और तुम्हारी औकात क्या है ये याद रखो। एक ही पल में आदित्य ने उसे उसकी औकात दिखा दी थी। इस समय साइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से के साथ आदित्य को उंगली दिखाते हुए कुछ कहना चाहती है। तभी आदित्य के भौहें सिकुड़ जाती है। इस 2 टके की लड़की में इतनी हिम्मत कि वह उसे उंगली दिखा रही है। अभी तक तो वह उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और जब उसकी दाल नहीं गली तो वह अपनी असली औकात में आ गई। इतना सोचकर आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है और वह उसके हाथ की उंगली को पकड़ते हुए मरोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद याद रखना, आदित्य कपूर कभी यह नहीं देखता कि उसके सामने लड़की है या लड़का। अगर उसकी इज्जत पे आंच आई तो वह उसे 1 मिनट नहीं लगेगा मिट्टी में मिलाने में। तुम्हें बहुत ही ज्यादा कपूर 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 के पैसों का घमंड है तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम लोगों को बैंकरप्ट करने में। उसकी बातों को सुनकर साइना डर जाती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह कैसे सर्वाइव करेगी? उनका पैसा, उनका रुतबा ही तो उसके जिंदगी का असली कारण था। वह तुरंत ही डर कर पीछे हट जाती है और कहती है कि सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहती हूँ। इतना कहकर वह वहां से तुरंत ही भाग जाती है। वहीं या को इतना गुस्सा आता है, वह अपने हाथ को तुरंत ही धो लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसने गंदी चीज छुई हो। वहीं साइना दूर जाकर यह सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना ज्यादा खड़ूस हो सकता है। वह उसे छुआ, इस वजह से उसने अपना हाथ ही धो लिया। बाप रे, इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे है? उसके ऊपर तो हजारों लोग लट्टू हुआ करते हैं। उसके एक बार बोलने पर तो कोई भी उसके पीछे दीवानों की तरह, पागल की तरह आ जाए। लेकिन इस लड़के ने उसे 2 मिनट में ही उसकी औकात दिखा दी। वह कुछ नहीं बोलती। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा था। वह मन ही मन कहती है कि आदित्य ठाकुर, मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखाई तो मेरा नाम भी साइना कपूर नहीं। तुमने आज जो सबके साथ मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं जिस समय आदित्य साइना को ये सब सुना रहा था, सब लोग साइना को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वह बार बार याद करके साइना का खून जल रहा था। वहीं अब आदित्य का वहां रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वह तुरंत ही वहां से निकल जाता है।